दुनिया की सबसे बड़ी कला है खाना बनाना। हमारे जो किचन में यूज़ होते हैं 5 से 6 तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं। सबसे अच्छे शेफ जो हैं पूरी दुनिया में नेपाल और उत्तराखंड के। जो बैटिंग करने जाएंगे, जो प्लेयर पहले फर्स्ट में बैटिंग करने जाएंगे, उनको सिर्फ सर दिया जाता है फ्रूट्स, और बॉलर को तो सर मैं आपको बताता हूँ कि भूखा रखते हैं। और बूफे के पास में जब बूफे लगता है तो डॉक्टर और थेरेपिस्ट खड़े होते हैं सर वहाँ पे। बीफ और पोर्क ये खिलाड़ी नहीं खाते? नहीं, ये अलाउ ही नहीं है सर। किन किन खिलाड़ियों को आपने देखा, थोड़ा सा बताइए। महेंद्र सिंह धोनी को भी काफ़ी मैचों में मैंने देखा बैठे हुए, और इरफान पठान को लाने वाले क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर थे। मैंने एक रूल तोड़ा था सर, मैं आज उसका खुलासा कर रहा हूँ। अगर सील खुली हुई है तो एक्सेप्ट नहीं खाना होगा, वो वापस ट्रॉली सर, कभी इधर कभी नीचे। तो मैंने सोचा बहुत बड़ा मैटर हो गया, और सर वो बड़ा ही मैटर था जो सचिन जी ने, मैं कहता हूँ कि उन्होंने किसी को वो नहीं करा था। बस लास्ट में मैंने सॉरी बोला उनसे। बॉलर के मेन्यू में ये होता है इंडियन क्रिकेट टीम के, और बैट्समैन के में ये सब चीज़ें होती है। क्या क्या होता है? अगर फर्स्ट में फील्डिंग है तो बॉलर्स को सिर्फ ड्रिंक दी जाती है, एनर्जी ड्रिंक। जो प्लेयर एक्स्ट्रा होते थे ना, उनके मजे होते थे सर खाने पीने में। हमें 11 प्लेयर नहीं है वो, उनके पीछे कम से कम 150 लोगों की टीम होती है सर। कितने दिन पुराना खाना हो सकता है फ्लाइट्स में जो लोग खाते हैं? एयर इंडिया की एक भी किसी फूड में मक्खी निकल गई, बवाल खड़ा हो जाएगा सर। तो 5 स्टार होटल की जो रसोई होती है, जो किचन होती है, जो शेफ होते हैं, क्या यूनिकनेस होती है कि इतना महंगा खाना होता है? 5 स्टार होटल में सर एक ही सेक्शन में 2 शू शेफ रहते हैं। एक शू शेफ की सैलरी ही 2 लाख से ऊपर जाती है सर। दाल मखनी पैकेट में आ रही है, दाल मखनी पैकेट में आई, खोली, माइक्रो मारा और पिकअप करा दी। वो केमिकल बेस्ड तो ये सर। अगर 100 रेस्टोरेंट खुलते हैं ना सर, तो 95 बंद होते हैं सर। हम T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है, उनका खाना कौन बनाता है? हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी खाने में क्या क्या चीज़ खाते हैं? क्या कोई ऐसी बाउंडेशन है कि वो कुछ चीज़ें खा सकते हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल भी छू नहीं सकते? क्या 5 स्टार होटल का खाना सबसे अच्छा होता है? आखिर कैसे 5 स्टार होटल में खाना बनता है, वहाँ का प्रोसेस क्या होता है, वहाँ के शेफ़ कैसे होते हैं, किन किन बातों का वो ध्यान रखते हैं कि 5 स्टार होटल का खाना सबसे बेस्ट हो सके? होटल इंडस्ट्री के बारे में आप कितना जानते हैं? शेफ़ की दुनिया के बारे में आप कितना जानते हैं? शेफ़ की दुनिया कैसी होती है? क्या क्या चीज़ों को वो सीखते हैं? क्या केवल नमक मिर्च मसाले मिलाकर ही खाना बनता है, या उसके परे भी कुछ एक ऐसी दुनिया है जिसमें सीख कर एक अच्छा खाना बनाया जा सकता है? और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है शेफ़ अरुण चौहान जी, जो कि BCCI के शेफ़ रह चुके हैं, एयर इंडिया के शेफ़ रह चुके हैं, ताज होटल में शेफ़ रह चुके हैं। और आज हम इनसे जानेंगे BCCI में कैसे खिलाड़ी को खाना खिलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उनके पीछे की बहुत सारी स्टोरीज है जो आज आपको सुनने को मिलेगी, और काफ़ी मज़ा भी आपको आने वाला है। जो एयर इंडिया जैसी फ्लाइट्स में जब आप खाना खाते हैं, आपके सामने जो एयर होस्टेज सर्व करती है, तो वो खाना बनता कैसे है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, आज इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे ताज होटल की, उसके बनने के पीछे के एक ऐसे रीजन की जिसको शायद सुनकर आप थोड़े से अचंभित हो सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं शेफ़ अरुण चौहान जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और काफ़ी कुछ सुनने को मिला आपके बारे में, खासकर जब हम लोग बातें कर रहे थे। हमको नहीं पता कि BCCI में भी अपने खुद के शेफ़ होते हैं ये हमें नहीं पता था। तो थोड़ा सा मैं शुरू करने से पहले आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि कैसे ये एक शेफ़ बनने की जर्नी जो है वो शुरू हुई। क्या आपको लगा कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए? बिल्कुल सर, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 2001 से हुई थी, और इसके पीछे मैं जो हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारे है जी, उसको सारा क्रेडिट देता हूँ मैं। क्योंकि मैं जब 6 या 5th या 6th और 7th में था, तो उस टाइम पे हम बंक मार के बंगला साहिब गुरुद्वारे जाते थे। अच्छा। और वहाँ हमें लालच था कि अच्छा खाना मिलता था, मिठाइयाँ मिलती थी और हलवा मिलता था। वहाँ जो आटे से हलवा बनता मुझे बहुत अच्छा लगता था। सबको अच्छा लगता है तो वो उसने मुझे शेफ बनाया, बंगला साहिब गुरुद्वारे ने मुझे शेफ बनाया। और वहाँ जाके फिर मैं रेगुलर, मुझे एक अंदर से मेरे आवाज़ आती थी कि तू इधर ही रहे और सेवा कर। और मैंने सेवा की वहाँ पे। और सेवा करते 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 हम रोटी बनाते थे। उस टाइम पे मशीन नहीं होती थी सर। अच्छा। लेडीज़ें हाथ से रोटी बनाती थी, और बड़े बड़े तवे होते थे, लोहे के बड़े बड़े तवे होते थे। आज तो मशीन आ गई। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि
लोग ज़्यादा होते थे खाने के लिए और रोटियां कम पड़ जाती थी, तो सबको लगना होता था। ये कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं आप? सर ये मैं आपको 96, 95 या 90 या 94, 5, 6 की बात कर रहा हूँ मैं सर जी। जब मैं 5, 6, 7 ये क्लास में हम होते थे, तो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो सर उस टाइम पे हम रोटी भी बनाते थे, खाना भी बना, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती थी लोहे की। आज भी बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई है, मशीने वाली हो गई अब। बिल्कुल सर। और फिर उसके बाद में हमारी वहाँ पे एक ड्यूटी लगती थी जो फ्री वो ड्यूटी रहती थी, हमें कोई पैसा नहीं मिलता था, एक भाव वो रहता था। कभी हमें जूते पॉलिश के लिए वो सेवा थी, बिल्कुल वो सेवा थी। और आज भी गुरुद्वारे में किसी में भी आप जाएंगे तो आप अपने जूते गंदे देंगे और आपको साफ मिलेंगे वो जूते। हाँ ठीक है। कभी हमें अमृत पे ड्यूटी लगती थी, अमृत वहाँ पे कुआं है एक, अच्छा, जिसमें से पानी को अमृत बोलते हैं, वो अमृत पिलाने पे हमें ड्यूटी लगती थी। कभी हमें कुंड की जो अमृत कुंड है उसकी सफाई के लिए हमारी ड्यूटी लगती थी। कभी जो अंदर गुरुद्वारे में कारपेट होती हैं उनको धोने पे कभी ड्यूटी लगती थी, कभी हमारी खाने पे लगती थी, कभी सफाई पे लगती थी। कभी जो हम सर के ऊपर जो कपड़ा बांधते हैं वो कम से कम होते हैं 5,000 6,000 कपड़े होते हैं, तो वो डेली वॉश होते हैं सर, डेली धुलते हैं। जी सर। ओके। और वो 5,000 जो कपड़े हैं वो क्या होता है कि जो खराब होते हैं उनको फेंक दिया जाता है, और कौन आके वहाँ पे रख जाता है, दान कर जाता है, वो किसी को मालूम नहीं होता सर। और कितना सामान आता है वहाँ पे ट्रक भर भर के, देसी घी और कितने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने तो अपने आंखों से देखा कि सर 10-10 ट्रक लगे होते हैं, और वहाँ पे सेवादार बोलते हैं कि अभी रखने के लिए जगह नहीं है, आप इनको वापस लेके जाओ। अरे अच्छा, ये मेरे सामने की बात है सर। तो इतने, मैं कहता हूँ कि सर आज के टाइम पे अगर भूखों को सबसे ज्यादा अपने इंडिया में खाना खिलाते हैं तो वो गुरुद्वारा खिलाता है, कोई इसमें वो नहीं है। बिल्कुल, ये सब बात सच है आपकी। बिल्कुल। और इसका सर मुझे एक चीज मुझे मिली वहां से, मैंने एक चीज सीखी कि जो सिख कौम है वो स्मोकिंग, धुएं वाली चीज कुछ नहीं करती। तो मैंने नशा बिल्कुल वहां से मैंने कसम खा ली थी कि मैं नशा नहीं करूंगा। अरे वाह। तो वहां से मुझे ये चीज मिली, और आज मैं एक अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में एक सक्सेस शेफ। ओके। और वो क्रेडिट मैं देता हूँ बंगला साहिब गुरुद्वारे को। तो वहाँ से जो खाना बनाने की आपकी जो सेवा लगती थी, वो खाना बनाते बनाते, खिलाते खिलाते जो है गुरु महाराज ने आपको एक पूरा प्रोफेशन ही दे दिया कि तुम इसी में जाके बड़ा काम करो, अच्छा काम करो। और आज भी सर मेरे पास कम से कम 37 अवार्ड्स हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी से अवार्ड लिए हुए हैं। बड़े बड़े नीति आयोग का जो नीति आयोग है उससे मुझे अभी अवार्ड मिला है सर। अच्छा। हाँ, पिछली 11 तारीख को मेरा अवार्ड था नीति आयोग। नीति आयोग जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी है, जी, तो उससे मुझे अवार्ड मिला। तो मतलब कहीं भी मुझे एक इंसान को जो ठोकर लगती है ना, तो वो ठोकर नहीं लगी सर। गुरुद्वारे में मैं गया एक अपने उससे कि मुझे एक खाना अच्छा मिलेगा वहाँ पे, अच्छा मिलेगा जी, और वो सेवा करने का मौका मिलेगा। हाँ, वो उन्होंने मुझे ऐसी उंगली थमाई कि उसी फील्ड में उतार दिया मुझे। ओके। मैंने बहुत रोटी बनाई सर वहाँ पे, बहुत खाना बनाया मैंने, बहुत सब्जियां छीली हैं। हम एक एक ट्रक आलू छीलते थे सर। अच्छा। एक एक ट्रक भर के आलू छीलते थे सर। और उधर की जो सब्जी बनती थी ना सर, आप मानिए कि आप पानी में बना दीजिए उस सब्जी को, और जब खाने बैठेंगे ना और किसी को परोसेंगे, उसका स्वाद अलग ही होगा। बिल्कुल होता है, क्योंकि वो गुरुद्वारे की सब्जी है सर। भाव होता है ना उसमें, इसमें एक सेवा भाव होता है। उसमें ये नहीं होता कि यार मुझे ये काम करना पड़ रहा है, नहीं, वहां पे अपने दिल से, ऐसा कहते भी है कि जब आप दिल से खाना, खुश होकर खाना बनाते हो ना, एक मन लगा के, उस खाने का स्वाद ही अपने आप में बदल जाता है। क्योंकि नमक मिर्च मसालों के साथ में जो आपका भाव एक ट्रांसफर हो रहा है, होता है ना कि इंसान के अंदर से एक एनर्जी निकलती है। बिल्कुल। वही एनर्जी अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है, खुशनुमा एनर्जी होती है, तो आपके खाने को भी थोड़ा सा स्वाद उसमें डाल देती है। और वहां पे तो इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे लोग सब्जी छील रहा है, कोई जो है उसमें गरम कर रहा है, कोई रोटी बना रहा है, तो कितना भाव उसमें आ गया। तो वो सेवा भाव से, ये तो बात सच है कि आप जैसे बोलते हैं कि भंडारे की दाल बड़ी अच्छी लगती है, भंडारे की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि भाव से वो चीजें बनती है। ये है। तो सर आपने अभी तक अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे एज ए शेफ आपने काम किया? सर जो मैंने फर्स्ट मेरी जो जॉब थी जी, सीपी में बरकोस रेस्टोरेंट है, उसके शेफ थे कर्मा शेफ जी। वो मेरे गुरु भी हैं, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। ओके। उनको बहुत मिस करता हूँ मैं। अच्छा। तो वो मुझे रेस्टोरेंट में लेके आए थे फर्स्ट टाइम। फिर उनके साथ में मैंने काम किया सर 1.5 साल। 1.5 साल के बाद में मैं आगरा ताज गया। ओके। आगरा ताज में फिर मैंने थर्ड कॉमी में मैंने 1 साल काम किया। थर्ड कॉमी मतलब क्या होता है? थर्ड कॉमी सर हमारी स्टार्टिंग की जो एक
किचन में जो हमारी एक Position. हेल्पर, हाँ, पोजीशन होती है, हेल्पर बोल लीजिए या थर्ड कॉमी बोल लीजिए। अच्छा। तो वो होती है, वो थर्ड कॉमी होती है। फिर उसके ऊपर हम स्टार्ट होते हैं सेकंड कॉमी, फिर फर्स्ट कॉमी, फिर DCDP, फिर CDP, फिर CDC, फिर ये, हाँ, सू शेफ, सीनियर सू शेफ, जूनियर सू शेफ, सीनियर सू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट शेफ। तो ये तो ऐसे लग रहा है किसी आर्मी की डेजिग्नेशन हो, इस तरीके से आपको दिया गया है। सर दुनिया की ये जो कला है ना, जितनी भी कला है, दुनिया की सबसे बड़ी कला है खाना बनाना। हाँ, राइट, अग्री। तो इसमें बड़ा ध्यान रखा जाता है सर कि एक अब मानिए कि मैं एक डॉक्टर जैसे वो स्पेशलिस्ट होता है ना, जी जी जी, कि अगर वो किसी का ऑपरेशन करने जा रहा है जी, और उससे थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाए तो वो मर सकता है, हमारे उसमें भी सर ऐसा ही है। आप मानिए कि एक मक्खी आती है जो वो किसी भी उस पर बैठती है और वो अंडे छोड़ देती है अपने, तो हमें अपना फूड क्लीन रैप और टेम्परेचर, ये इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उसको प्रॉपर ऐसी जगह रखना पड़ता है कि वो मक्खी की और कीड़े, कॉकरोच, ऐसी चीज़ें जो उस पर अंडे ना दें, क्योंकि वो उसने अंडे छोड़ दिए और वो आपके पेट में चले गए, वो अंडे क्या करेंगे कि आपके अंदर घाव बनाएंगे। वो अंडे अंदर मरते नहीं है। अच्छा, वो मरते नहीं है अंडे, वो आपके अंदर घाव बनाएंगे, और वो घाव कब आपको कैंसर का, टीबी का रूप ले लेगा, कब, जब तक आपको मालूम पड़ेगा कि ये मेरे अंदर कोई कीड़ा या कोई वो है, जब तक बहुत देर हो जाएगी सर। फिर आपको रिकवर करने में उसको साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, तो ऐसी चीज़ है, ये तो नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सर। अब हाइजीन से बहुत चीज़ें हैं कि जो हम करते हैं, जैसे कि फ्रिज का टेम्परेचर, हर फ्रिज का टेम्परेचर अलग अलग होता है सर, ठीक है। और जैसे कि हमारा अपना जो टेम्परेचर स्टार्ट होता है सर +4 में होता है और -20 तक जाता है। अच्छा, -20 तक जाता है, कि जो कि हम आइसक्रीम को रखते हैं -20 टेम्परेचर में। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है सर। फिर हमारे जो केमिकल्स आते हैं, और कम से कम हमारे जो किचन में यूज़ होते हैं 5 से 6 तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे हैंड वॉश हो गया, डिश वॉशर हो गया हमारा, और भी फ्लोर क्लीनर हो गया, और ये सब हमें एक किचन को एक दिन में कम से कम 3 बार साफ़ करना पड़ता है। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि सर अगर नहीं करेंगे, क्योंकि किचन में क्या ऑयल भी गिरता है, खाना भी गिरता है, कुछ बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और बहुत जल्दी गर्मियों में तो बहुत जल्दी पनपते हैं सर। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम ये केमिकल्स यूज़ करते हैं, और रात को जाने के टाइम पे हम जैसे तेजाब हो गया, जो उसको नाली में डालते हैं कि कोई कीटाणु या कुछ वो हो, और डेली करते हैं ये हम। अच्छा, कि वो उस नाली में कोई कॉकरोच जो आते हैं, बड़े कॉकरोच जो है ऊपर चढ़ के आ जाते हैं, और वो फिर एक बार अगर हो गए तो वो जल्दी जाते नहीं है। तो तेजाब डालते हैं हम, 5-5, 10-10 लीटर हम तेजाब डालते हैं, जो नाली क्लियर हो और वो प्रॉब्लम ना आए सर। तो ये भी हम सर वो करते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सर कि हमारी इसमें इंडस्ट्री में कि हम खाना तो लोगों को खिला देते हैं सर, लेकिन हमारा जो शेफ़ लोगों का, और हमारे जो सर्विस टीम हो गई, हमारे जो रिसेप्शन पे जो रहते हैं, और जो हाउस कीपिंग की टीम हो गई, गार्डन की टीम हो गई, इनको कभी भी टाइम पे खाना नहीं मिलता सर। इनका ब्रेकफास्ट होता है सर 2 बजे, खाना होता है, लंच होता है 5 बजे, और डिनर तो सर कोई टाइम नहीं रहता, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई वो नहीं रहता सर। आप मानिए कि ये उत्तराखंड और नेपाल के जो शेफ़ हैं ना, सबसे अच्छे शेफ़ जो हैं पूरी दुनिया में, नेपाल और उत्तराखंड के। सबसे नंबर 1 पे मैं मानूंगा तो उत्तराखंड के शेफ़, और नंबर 2 पे नेपाल के शेफ़। तो ये एक साल में अपने घर जाते हैं सर, तो इनका घर वो रेस्टोरेंट और होटल ही है। इसके अलावा और कहाँ पे आपने काम किया है? सीपी के अलावा और कहाँ पे? सीपी के अलावा सर मैंने BCCI में किया था सर। ओके। BCCI में मैंने 1 साल काम किया था सर, मुंबई में। इनका पहले जो ऑफिस होता था वो CCI क्लब में होता था, हेड ऑफिस। फिर इन्होंने शिफ्ट किया वानखेड़े स्टेडियम में, उधर किया सर मैंने। बनारस में मैंने सर ओपन कराया था एयर इंडिया का बेस किचन, जहाँ से पूरा फूड रेडी होके और फ्लाइट पे जाता है सर। अच्छा जी, वो ट्रक आते हैं और वो ट्रॉली उसमें लग के जाती है, और फ्लाइट का नंबर उन ट्रॉलियों पे लगा रहता है, और वो ट्रॉली ऐसे जाती है सर। ओके जी सर। इसके अलावा? और उसके अलावा सर मैंने ऐसे कंसल्टेंट शिप काम किया मैंने IHP कंपनी में सर। IHP कंपनी में ऐसे कंसल्टेंट शिप। और अभी जो मैं कर रहा हूँ सर जी,
अभी मैं काम कर रहा हूँ सर अजमेर में। अजमेर में बाजरो रेस्टोरेंट है, अन्ना सागर के पास में है। उसके ऊपर ऑस्टर रेस्टोरेंट है, जो कि अभी 1 साल पहले ही ओपन हुए और बहुत फेमस हो गए। अच्छा, बहुत फेमस हैं इस टाइम पे अजमेर में। अभी हम अगर राजस्थानी फूड के लिए कहेंगे तो हम नंबर 1 पे सर। बाजरो नंबर 1 पे सर। ओके जी सर। अभी आपने बात की है बीसीसीआई के सैफ के बारे में, एयर इंडिया के बारे में, आई थिंक ताज में भी आप बोल रहे थे आपने काम किया है। तो थोड़ा सा एक एक करके हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो बीसीसीआई का सैफ, अक्सर ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि यह बीसीसीआई में भी सैफ होते हैं, हमको आम लोगों को पता नहीं है। तो बीसीसीआई के अंदर जो सैफ होते हैं उनका क्या काम होता है, थोड़ा सा एकदम अच्छे से ब्रीफली मेरे को बताइए। सर नहीं, बीसीसीआई अपना शेफ कोई नहीं रखता है। अच्छा, वो क्या करते हैं कि 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, जिस होटल में वो टीम रुकेगी, जैसे ताज होटल के साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उस ताज होटल में अगर टीम रुकेगी तो उसकी ही कैटरिंग बीसीसीआई में लगेगी। अच्छा, उसी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो ही सब कुछ करेंगे। तो वो ताज होटल से शेफ आएंगे, वो ताज होटल से शेफ आएंगे 1 साल के लिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल के लिए बीसीसीआई के हो गए ओके कॉन्ट्रैक्ट में। तो उनको पहले हर चीज़ बताई जाती है सर, गाइड किया जाता है, ब्रीफिंग होती है, उनको एक वहाँ के रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं। क्या ब्रीफिंग होती है, थोड़ा बताइए। ब्रीफिंग में सर यही बताया जाता है कि आप ज़्यादा किसी सेलिब्रिटी और प्लेयर से बात नहीं करेंगे। अच्छा, और ज़्यादा पास नहीं जाएंगे उनके। अच्छा, और उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप मिसबिहेव नहीं करेंगे उनके साथ में। और उनका जो खाना है आप टाइम से, जो टाइम है उस टाइम पे लगाएंगे, और जो टाइम आपका ख़त्म हो गया आप हटा देंगे। ठीक है। कुछ जो प्लेयर जैसे अभी 11 प्लेयर जैसे खेल रहे हैं, जो 11 प्लेयर वो उनका पूरा एक चार्ट बनता है सर कैलोरीज का। अब उनको 2000 से 2500 कैलोरीज देनी है एक दिन की, एक खिलाड़ी को सर। तो उसके लिए वो डॉक्टर्स, जो बीसीसीआई के डॉक्टर्स हैं, इंडियन टीम के जो डॉक्टर्स हैं, वो थेरेपिस्ट और ये सब आपस में बनाते हैं कि इस खिलाड़ी को कितनी कैलोरीज देनी है, कितनी विटामिन देनी है। ज़्यादातर विटामिन जो होती है ना वेट के हिसाब से होती है, कि जैसे मानिए कि आपका वेट 60 kg है, तो आपको 60 ग्राम ही विटामिन देनी है, उससे ओवर नहीं। ओके, उससे ओवर आपको नुकसान करेगी, और उससे कम भी आपको नुकसान करेगी, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में करेगी। तो ये वो रहता है। अब इसमें भी अलग होता है सर। जो प्लेयर जो बैटिंग करने जाएंगे, जो प्लेयर पहले फर्स्ट में बैटिंग करने जाएंगे, उनको सिर्फ सर दिया जाता है फ्रूट्स, लाइट एकदम बिल्कुल फ्रूट्स। ठीक है सर। एक फ्रूट्स में बनाना और एप्पल और कुछ ही फ्रूट्स रहते हैं सर, सारे फ्रूट्स नहीं रहते हैं। ओके। और लाइट फूड एकदम जैसे पोहा हो गया। ओके। हाँ, और अपना एनर्जी ड्रिंक। ओके। एनर्जी ड्रिंक ये बस, ज़्यादा वो नहीं। जो बैटिंग पहले फर्स्ट करने जा रहे हैं। और बॉलर को तो सर मैं आपको बताता हूँ कि भूखा रखते हैं। बॉलर को? हाँ। बॉलर को कुछ नहीं देते? नहीं सर, फास्ट बॉलर को भूखा रखते हैं सर। अच्छा, क्यों? जितना भूखा रहेगा वो उतना ही अच्छी बॉलिंग करेगा सर। उसको रनिंग करनी है। हाँ। वो क्या, खाना अगर ज़्यादा खा लिया उसकी सांस फूलेगी सर, वो सांस फूलेगी, वो बॉलिंग नहीं करा पाएगा। हाँ। वो भाग नहीं पाएगा। हाँ। वो उसकी स्पीड नहीं वो कर पाएगा। और जो उसकी बॉलिंग की जो एक वो स्पीड होती है कि 150 145 जो फेंकते हैं, वो कम हो जाती है सर। क्योंकि वो जो अंदर उन्होंने, आप मान के चलिए कि कोई भी फूड उन्होंने पेट भर के खा लिया, और पेट भर के खाने के बाद में 1 किलो वेट उनका और बढ़ गया, और उसमें क्या है, उनको आलस आएगा, नींद आएगी, और वो अच्छे से फील्डिंग नहीं कर पाएंगे। और वो क्या है, ये एक पहले से ही उनका पूरा ये बनता है प्लान। इसमें कोच और बहुत ध्यान रखते हैं सर। और बूफे के पास में जब बूफे लगता है तो डॉक्टर और थेरेपिस्ट खड़े होते हैं सर वहाँ पे। जो खिलाड़ियों का लगता है बूफे खाना खाने का, बूफे लगता है, उनके थेरेपिस्ट और उनके डॉक्टर खड़े होते हैं। जी सर। और 2 चीज़ वहाँ पे अलाउ नहीं होती सर जी। अगर वो 2 चीज़ बिल्कुल बैन है जी। एक पोर्क और एक बीफ। बीफ और पोर्क ये खिलाड़ी नहीं खाते? नहीं, ये अलाउ ही नहीं है सर, चाहे वो इंटरनेशनल कोई भी टीम हो। अच्छा। या फिर इंडियन टीम हो। हाँ। पोर्क और बीफ अलाउ ही नहीं है सर बीसीसीआई। उसके पीछे कुछ रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गए। तो इसके इन दोनों चीज़ों के लिए एक बड़ा विवाद हो सकता है सर। और ये हमें वहाँ पे ब्रीफिंग में बताया गया था कि गलती से भी ये चीज़ें आप लेके मत आ जाना। और आप लोग लेके आ गए गलती से भी,
आपके ताज होटल में बनती हैं ये चीज़ें, लेकिन गलती से भी मत लेके आ जाना और वो सैंपल में कहीं चली गई लैब में और पास हो गई तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा जी सर। ये बताना मेरे को, जैसे बीफ की बातें हम लोग करते हैं, पोर्क की, चलो पोर्क तो हमें पता है क्या है। जी सर। बीफ में सच में गाय होती है? सर बीफ में ना ये सभी आता है सर। अच्छा। भैंस भी आती है और गाय भी आती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि गाय बहुत ही कम होती है सर। जो बाहर से इंपोर्ट होती है ना, जैसे न्यूजीलैंड से, सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड से होती है इंपोर्ट, तो वो गाय होती है सर। इंडियन नहीं होती कोई? इंडियन में नहीं होती सर। इंडियन में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो गाय को काट के और एक्सपोर्ट करती हो, कोई कंपनी नहीं सर। अच्छा। इंडियन कंपनी कोई नहीं है। तो ताज में भी जो बीफ बनता है वो न्यूजीलैंड की गाय होती है? वो न्यूजीलैंड से गाय नहीं बोल सकते सर उसको, बीफ ही इम्पोर्ट होता है। बीफ, हाँ बीफ सर। बीफ भी है, पोर्क भी है, और सब सारे 5 स्टार होटल में सर। अच्छा। सारे 5 स्टार होटल में। ओके। और क्या होता है और क्या? अच्छा, जैसे आपने तो बीसीसीआई में काम किया है, लोगों को देखा, खिलाड़ियों को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, जैसे किन किन खिलाड़ियों को आपने देखा, थोड़ा सा बताइए। सर मैंने गांगुली। अच्छा, गांगुली। जी सर, गांगुली और विवेक लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। विराट कोहली उस टाइम पे नए नए थे, तो विराट कोहली को तो जगह ही नहीं मिलती थी टीम में। अच्छा। हाँ, विराट कोहली को जगह नहीं मिलती थी। वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे, लेकिन फिर भी उनको बिठा के रखते थे सर। स्टार्टिंग के मैच नहीं खिलाते थे। अच्छा। हाँ, और दिनेश कार्तिक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो थे। फिर उनके बाद में महेंद्र सिंह धोनी आए। महेंद्र सिंह धोनी को भी काफ़ी मैचों में मैंने देखा बैठे हुए, और एक प्रैक्टिस मैच में एक 2 टीम बनाई थी इन्होंने। एक के कैप्टन थे गांगुली और एक के टाइम थे कैप्टन थे द्रविड़। अच्छा। तो 2 टीम बनाई। तो उस टाइम पे मैंने ये देखा था कि अपनी टीम में महेंद्र सिंह धोनी को कोई लेने को तैयार नहीं था। क्यों उस वक्त पे? हाँ, उस वक्त पे क्योंकि प्रैक्टिस मैच उनके होते थे वहाँ पे वानखेड़े में। अच्छा। तो मैंने अपनी आंखों से देखा था ये धोनी को पहले ही मैच में इन्होंने 100 रन बनाए थे, और ये गांगुली की टीम में थे। अच्छा। प्रैक्टिस मैच था सर, ये गांगुली की टीम में थे, और 100 रन मारे थे सर। और उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े बाल होते थे उनके सर। और वो मैच था उनका, और फिर उसके बाद में सर वो बाहर नहीं हुए, तब से अंदर ही है? फिर अंदर ही है सर। ओके। वो मैच मैंने देखा था अपनी आंखों से सर उनका। और किन किन लोगों से कभी बात हुई है इन खिलाड़ियों से बीसीसीआई में? कन्वर्सेशन तो होता होगा जब आप खाना बना के खिलाते हैं उनको, खाना आता है बन के, आप सर्व करते हैं, क्या क्या चीज़ ध्यान है? कोई स्टोरी बताइए ना अच्छी सी जो लगे कि हाँ जी। एक स्टोरी है। हाँ। उस टाइम पे इरफान पठान भी नए थे जी, और इरफान पठान को लाने वाले क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर थे। ये बड़ौदा से हैं। तो बड़ौदा में क्या है कि अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, और जो बड़ौदा में खाना मिलता है थोड़ा मीठे टाइप का, वो गुजराती खाना मीठा टाइप का। तो उनको थोड़ा सा खाना क्या है कि नॉनवेज में एक फ्लेवरफुल और स्पाइसी खाना पसंद है इरफान पठान को। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना हलाल मीट, कुछ चिकन मीट खाना है मैंने, और बिरयानी मिल सकती है अच्छी, मुझे हलाल चाहिए। तो उनका हलाल क्या है कि वो हलाल ही खाते हैं। मुस्लिमों का एक वो है कि वो कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि हलाल है कि नहीं। ठीक है। तो हलाल ही खाते। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि सर मोहम्मद अली रोड है यहाँ पे मुंबई में, जहाँ पे चोर बाजार भी है। जी हाँ, काफ़ी फेमस लोगों के घर हैं वहाँ पे सर। अच्छा। जैसे दाऊद इब्राहिम का घर वहीं पे है। अच्छा। पुराना उनका घर वहाँ पे ही, उधर ही रहते थे। ओके। उनकी सिस्टर का घर भी वहीं पे है, मोहम्मद अली रोड पे। तो मैंने कहा सर मैं कल आपको बिरयानी लेके आता हूँ। मोहम्मद अली रोड पे बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, चिकन बिरयानी। बोले ठीक है कल आप लेके आना। मैंने कहा सर कितनी लेके आऊँ? बोले 2 किलो लेके आना। मैं कहा ठीक है सर। तो हमारी क्या है सर, मैंने एक रूल तोड़ा था सर, मैं आज उसका खुलासा कर रहा हूँ। तो ताज होटल से ना ट्रॉली आती हैं। अच्छा। फूड की ट्रॉली आती हैं, और वो ट्रॉली एक वो फूड आता है जो प्लेयर्स को अलग आता है, और सीनियर जो रिटायर हो चुके हैं, जो उनकी टीम रहती है, जैसे कमेंट्री कर रहे हैं, इन लोगों के लिए और जो अलग आता है। तो अलग अलग बुफे लगते हैं सर इनके। तो सारा सब अलग अलग रहता है, उस पर नंबर ये सब कुछ वो रहता है डला हुआ, सीरियल नंबर वगैरह। तो उससे हम वो बुफे लगाते हैं और बुफे वो सेट होता है। तो उसमें मैंने उस ट्रॉली में 2 किलो बिरयानी डाली, सिल्वर फॉइल में पैक करके अच्छे से 2-3 बार सिल्वर फॉइल में पैक करा, वो बिरयानी मैंने ट्रॉली में डाल दी। वो ट्रॉली
ये ट्रॉली के बारे में वो थोड़ा सा ये बताइए कि जो ट्रॉली आती है, जो खाना बनता है वो ताज होटल में ही बनेगा सर। फिर वहाँ से वो ट्रॉली में रख के पैक हो जाएगा, उस पर सील लग जाएगी सर। सील लग जाएगी जी सर। सील क्यों लगाते हैं? सील इसे लगाते हैं, रास्ते में कोई सर मान के चले कि कोई जहर मिला दे, अच्छा, जहर डाल दे, हाँ, कोई भी कुछ भी कर सकता है ना सर। कोई अगर उसमें खाना जा रहा है और उसको खोल के कुछ मिला दे, कुछ वो कर दे, कि कुछ भी हो सकता है सर। बड़े समझ गए। हाँ, तो इसलिए उस पर सील लग के आती है, वो सील वहाँ खुलती है सर उधर। अगर सील खुली हुई है तो एक्सेप्ट नहीं खाना होगा, वो वापस ट्रॉली सर, वो वापस सर दूसरा खाना आएगा सर। उसकी जांच होगी सर, लैब में खाना जाएगा, उस पर कमेटी बैठेगी सर। और ऐसे नहीं आता सर, वो खाने के साथ में पुलिस आती है सर। पुलिस आती है सर। ओके। एक गाड़ी उस टाइम पे तो एक गाड़ी आती थी, और उसके साथ में वो और पूरा पास सब कुछ वो कराती है। ऐसे कोई खाना नहीं लेके आ सकता वहाँ से। अगर मैच चालू है सर, तो जो VIP लॉन जो होते हैं ना, VIP जहाँ पे अपने का ड्रेसिंग रूम वगैरह ये होता है सारा, तो वहाँ पे कोई खाना नहीं ला सकता सर बाहर से। बाहर का फूड अलाउ ही नहीं है सर, कुछ भी BCCI में नहीं। कोई भी एक पानी की बोतल नहीं ला सकता सर बाहर से। अच्छा, हाँ, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। ओके ये सर जी। तो फिर उसके बाद में दूसरे दिन में सर उनको बिरयानी उसमें ट्रॉली में डाल के सिल्वर फॉइल में मैं लेके आया। ये मैंने रूल तोड़ा था सर वहाँ पे। अच्छा, तो लेके आया मैं वहाँ पे, तो उनको मैंने बताया कि सर मैं बिरयानी लेके आया हूँ आपके लिए। तो वो खुश हो गए। बिरयानी बोले चुपचाप देना मुझे, किसी को पता ना चले। अच्छा, मैं कि ठीक है सर बिल्कुल। मैंने उनको बिरयानी दे दी, उन्होंने खाई बिरयानी। अच्छा, उन्होंने बिरयानी खाई, कैसे ना कर किसी ने बताया क्या हुआ क्या नहीं, सचिन तेंदुलकर जी को पता चल गया। और उन्होंने जो उनकी क्लास लगाई कि आपको अभी बॉलिंग करनी है, आप कैसे ये कर सकते हो, ये वो ऐसा बहुत कुछ बोला उन्होंने, बहुत कुछ बोला। फिर उसके बाद में किसने दिया तुम्हें खाना, बिरयानी किसने दी तुम्हें? तो उन्होंने मेरा नाम ले दिया कि मैंने उससे मंगाई थी। फिर वो मेरे पास में आए, उन्होंने बोला तुला नाव का है, मराठी में बोला उन्होंने तुला नाव का है। अब मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे मराठी नहीं आती थी, मैं वहाँ पे नया था मुंबई में, तो मराठी नहीं आती। तुला नाव का है? तो उन्होंने बोला हिंदी आती है। ऐसे उंगली थी उनकी ऐसे, और गुस्से में थे। हिंदी आती है? मैं कि जी सर हिंदी आती है। क्यों दी तुमने बिरयानी? किसको पूछा तुमने बिरयानी दी? मैं तुम्हारे उधर बात करता हूँ। मैं इतना बोल के वो चले गए। अच्छा, चले गए, जाके ड्रेसिंग रूम में बैठे, और बैठने के बाद में फिर वो गए वापस। फिर वापस गए, फिर वापस बात की, और मुझे फिर उसके बाद में पता नहीं, उनके सीनियर आए, कुछ वो हुआ, उनसे बात की, वो करी। फिर वो इरफान पठान भी आए मेरे पास में, वहाँ पे आके खड़े हुए। वो बहुत लंबे हैं, 6 फुट के हैं सर। 6 फुट के, तो उनको ऐसे देखना पड़ा था, सचिन जी को ऐसे देखना पड़ता था मुझे। तो फिर बात की, तो कभी इधर कभी नीचे, तो मैंने सोचा बहुत बड़ा मैटर हो गया। और सर वो बड़ा ही मैटर था जो सचिन जी ने, मैं कहता हूँ कि उन्होंने किसी को वो नहीं करा था। बस लास्ट में मैंने सॉरी बोला उनसे। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बताया कि देखो इनको बॉलिंग करानी है, इनको कुछ नहीं खिलाते हम, ये भी बॉलिंग करानी है। ये एक मानो कि पूरा देश इनके ऊपर वो है, और कितने करोड़ लोग मैच देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी टीम जीते, इंडिया टीम जीते। और आपने इतनी बड़ी गलती। मैच भी हो रहा था? मैच हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था सर। और तभी बिरयानी खिला दी? बिरयानी से पहले खिला दी सर। अरे, और युवराज सिंह ने मेरे क्या सर सबके मजे लिए थे। अच्छा, हाँ। तो युवराज सिंह जी थोड़े हंसमुख थे, थोड़े वो थे। तो कल बिरयानी लेके आना 2 किलो, और 2 किलो कल। अच्छा, ऐसे करके? हाँ। तो मैंने की सर। फिर उसके बाद में मैंने सॉरी बोला, और फिर एक बार नहीं, मैंने काफ़ी बार उनको सॉरी बोला सर, सचिन तेंदुलकर। जब मैच था तो खाली बिरयानी पठान ने, उसके बाद फिर मैच में क्या हुआ थोड़ा बताइए? सर विकेट ही नहीं लिए उन्होंने, और मैं ऊपर वाले से ये दुआ कर रहा था विकेट ले ले। कहीं ना कहीं उस बिरयानी का सर असर हुआ था कि विकेट नहीं लिया उन्होंने। विकेट नहीं ले पाए? नहीं, विकेट नहीं ले पाए। और उससे पहले टेस्ट मैच में वो हैट्रिक मार के आए थे सर, पाकिस्तान में हैट्रिक ली थी टेस्ट मैच में उन्होंने। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि सर इन्होंने अपना तेंदुलकर करके रेस्टोरेंट खोला कुलावा में। अच्छा, कुलावा में ताज होटल के बिल्कुल पीछे रिगल है, वहाँ पे बहुत फेमस है रिगल, एक सिनेमा है। उसी गली में अंदर जाके उन्होंने रेस्टोरेंट खोला तेंदुलकर, सचिन जी ने जी।
तो फिर वो ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी, वर्ल्ड कप चल रहा था तो ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी। तो मैच होने के बाद में उन्होंने इनवाइट किया था टीम को, तो एक बूफे लगा हुआ था पूरा सर। तो बूफे में अपने ताज के शेफ आए थे, तो ताज के शेफ हमें भी लेके आए वहाँ पे। बूफे में हम खड़े थे, कम से कम मान के चलिए 40 से 50 आइटम लगे हुए थे बूफे में, जो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए लगे हुए थे। वो ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स देख के तो मैं हैरान रह गया। 6.5 फुट, 6 फुट 7 इंच, 6 फुट 8 इंच सारे प्लेयर, इतने हाइट। सचिन जी उनके साथ में ही थे, तो बताते सब बूफे का बता रहे थे, ये सब ये सारा ये बता रहे थे। अब एक काउंटर पे मैं खड़ा था, तो उन्होंने मस्ती में ओए ऐसे किया, कुछ गड़बड़ मत करना, ऐसे बोले। उनको याद था आपको? हाँ, कुछ गड़बड़ मत करना। तो उन्होंने ऐसे बोल के फिर आगे निकल गए। वो फिर आगे निकल गए, तो मुझे फिर लगा कि अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया सर ने। तो फिर मैं एक बार फिर मुझे मिले। अच्छा। बेटे को लेके आए थे अपने, बेटे को लेके आए थे, तो मैं उनके बेटे को पूछता था मैं कि उनको थोड़ा खुश करने के लिए कि आपको क्या खाना है। मैं उनको बेटे को पूछता था क्या खाना है आपको, क्या वो, तो मैंने कहा सर थोड़ा। तो उनके बेटे जो है बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तो छोटे थे, वो होंगे 4 साल या 2-3 साल ऐसे छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो अपने पापा की तरफ देखे, जब भी मैं पूछूं अपने पापा की, मैंने कहा अब वो कुछ गलती ना हो जाए मुझसे, मैं कुछ खिला नहीं दूँ। तो मैं फिर अलग हट गया। फिर मैंने सर से जाके बात की, सचिन सर से। मैंने कहा सर सॉरी, आपने माफ़ नहीं किया मुझे शायद। बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भूल गया, आप भूल जाओ इस चीज़ को, अब कोई वो नहीं है। मैंने आप कोई ऐसा वो नहीं था, आप भूल जाओ उसको चीज़ को। तो फिर मुझे थोड़ा सा वो हुआ। तो ये स्टोरी सब थी। तो आपकी बिरयानी ने इंडिया, मतलब सोचिए एक बिरयानी ने पूरी क्रिकेट, मतलब सोचिए उस मैच में विकेट ही नहीं, मतलब विकेट ले ही नहीं पाए। नहीं ले पाए सर। और सर अगर उनको ये मेरे ताज होटल को अगर मालूम पड़ जाता कि मैंने ऐसा किया है ना, तो मेरा कैरियर ख़त्म हो जाता। अच्छा। हाँ सर। तो आज आप खुले में ये बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अभी एक वो होता है सर कि गलती अपनी जो रहती है ना, तो वो निकाल देनी चाहिए, हमसे गलती हुई थी। लेकिन आज जो है देखिए, मैं उस टाइम पे मैंने माफ़ी मांग ली थी, मैंने वो कर लिया था, मुझे नहीं पता था। और अच्छा, आपको पता नहीं था इस बारे में? नहीं, मुझे इस बारे में पता नहीं था। ओके। और मुझे वहाँ पे 3 दिन ही हुए थे सिर्फ, तीसरा दिन ही था मेरा वहाँ पे। ओके। तीसरा दिन ही था। और बताइए जो और खिलाड़ी थे क्या क्या रोहित शर्मा के बारे में बताता हूँ। हाँ, बताओ। वो बुफे में नहीं खाते थे खाना। खाते थे? वो वेजिटेरियन, पूरे वेजिटेरियन थे। रोहित शर्मा वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन सर, प्योर वेजिटेरियन। अच्छा। हाँ, वो भी नए थे सर, रोहित शर्मा। हाँ, रोहित शर्मा भी उस टाइम पे नए थे। रोहित शर्मा भी नए थे, तो प्योर वेजिटेरियन वो। और वो बड़ा उससे खाते थे खाना, ऐसे करके बोले वेज, बड़े डर के खाते थे सर वो खाना। अच्छा। हाँ, प्योर वेजिटेरियन सर रोहित। तो फिर खाना कैसे खाते थे वो सर मुझे लगता है वो घर पे जाके बेचारे खाते थे खाना वो अपने, या फिर होटल में जाके या कहीं खाते थे वो। खाते थे, फ्रूट खा लिया, ये खा लिया थोड़ा सा, कोई हाँ कुछ वो कर लिया, खाते थे थोड़ा सा। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं देखा उनको। सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा ना सर खाना खाते हुए, एक तो इरफान पठान सबसे ज़्यादा, और उसके बाद में बीबी लक्ष्मण, और ये अपने सहवाग, वीरेंद्र सहवाग भी वेजिटेरियन थे। अच्छा। हाँ, वो भी वेजिटेरियन थे, वो भी पूछते थे सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि मेनू क्या है कि डेली चेंज होता था। अच्छा। वो डेली चेंज होता था, तो वो भी पूछते थे। अच्छा। लेकिन उनकी डाइट बहुत अच्छी थी वीरेंद्र सहवाग की। अच्छा खाते थे? अच्छा खाते थे, जाट फैमिली से ना सर, तो डाइट बहुत अच्छी थी उनकी। तो ये ओके। और बताइए कुछ विराट कोहली के बारे में, या उस वक्त पे आई थिंक बहुत सारे तो नए थे जो बिल्कुल पुराने लोग नए थे। क्या डाइट होती थी विराट की, क्या खाते थे खाने में, क्या ऐसा एक थोड़ा सा मेन्यू बताइए कि उनके मेन्यू में सबके लिए, कि उनके मेन्यू में, बॉलर के मेन्यू में ये होता है इंडियन क्रिकेट टीम के, और बैट्समैन के में ये सब चीज़ें होती है, क्या क्या होता है सर? अगर देखिए मानिए कि फर्स्ट में अपनी फील्डिंग है, अगर फर्स्ट में फील्डिंग है तो बॉलर्स को सिर्फ ड्रिंक दी जाती है, एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, उससे भी डिपेंड होता है? हाँ, जब टॉस जीते या हारा, हाँ, उससे भी डिपेंड करता है कि हम फील्डिंग करेंगे कि हम बैटिंग करेंगे। हाँ, तो उससे डाइट चेंज हो जाती है? डाइट चेंज हो जाती है सर। अच्छा। बॉलर्स को अगर स्टार्टिंग में अपनी फील्डिंग है ना, तो बॉलर्स को चॉकलेट्स
या कुछ एनर्जी जैसे है ना, तो एनर्जी ड्रिंक्स, हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह, ये बस यही देते थे सर। हाँ, जैसे अपना केला दे दिया, एक बॉयल चने दे दिए। ये भी केला भी पूरा नहीं देते थे, कट करके। अच्छा, आधा केला कट करके। ओके। हाँ, आधा कट करके। और वो बिल्कुल एकदम नज़र रखते थे सर, वो डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट और ये सब कोच, ये सब नज़र रखते थे सर सारे। अच्छा। और क्या, अच्छा, जो प्लेयर एक्स्ट्रा होते थे ना, उनके मज़े होते थे सर खाने पीने में। उनको कोई रोक टोक नहीं थी, वो कुछ भी खाएं सर। अच्छा, कुछ भी खाएं, कुछ भी वो करें, उनको रोक टोक कुछ वो नहीं थी, क्योंकि उनको खेलना नहीं है ना सर, कोई वो नहीं है ना। फिर बैट्समैन को पहले ही, अगर अपनी फील्डिंग है ना, तो बैट्समैन को पहले ही कम से कम आप मान के चलिए 2 घंटे पहले ही उनको बोल दिया जाता था कि आपने अभी अगर कुछ लाइट कुछ खाना है तो अभी आप खा लीजिए, और इतने से इतने बजे तक आप खा सकते हैं, ये टाइम है आपका। उसके बाद में नहीं, उसके बाद में नहीं खाना। उसके बाद में नहीं है। उसके बाद में हमें भी मना कर देते थे कि आप बूफे को क्लोज कर दीजिए, आप ये टाइम है, वो टाइम रहता था सर बूफे का, ओपन का और क्लोज का टाइम रहता था, सिर्फ प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए सर। अच्छा, अगर वो मांगे भी तो नहीं देना है? नहीं देना सर। अच्छा। वो सामने खड़े रहते थे ना सर, हाँ, वो डॉक्टर्स, और वो उनकी रिपोर्ट लेके खड़े रहते थे सब। वो देखते थे ये प्लेयर आ रहे हैं, इनका क्या, वो तुरंत पेज पलटते थे, वो खुद आ जाते थे, सर आपका मेनू ये है, आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये, बस इतनी नज़र होती है? इतनी नज़र होती है सर। मैं कहता हूँ ना कि इतना इजी नहीं है जो हम देखते हैं ना। हाँ, ये बेचारे प्लेयर जो है ना, जब मैच वो रहता है ना, तो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मन मारते हैं अपना सर। सामने खाना रहता है, लेकिन उनको खाने का मन करता है, लेकिन खा नहीं सकते हैं। अच्छा, ओके। और कोई स्टोरी है आपके जहन में कोई ऐसी? सर विराट कोहली उस टाइम पे नए नए थे, अंडर 19 वगैरह, तो मुझे नहीं पता था कि सर ये आगे जाके इतने बड़े प्लेयर बनेंगे। हाँ। तो मैं उनके साथ में ही बैठता था, मतलब वो पीछे वहाँ पे बैठते थे स्टैंड में। तो हम क्या है कि मैच देखने के लिए आ जाते थे सर जी। तो जो सीनियर प्लेयर्स और ये VIP वगैरह ये बैठते थे ना जिसमें, उसमें तो हम पीछे आके बैठ जाते थे जी। तो विराट कोहली को मैं देखता था कि वो कुछ लिखते रहते थे हमेशा। अच्छा। हाँ, कुछ लिखते रहते थे। तो कोई शॉट मारा, कोई कुछ वो किया, या कोई वो किया, तो वो लिखते रहते थे कुछ ना कुछ। तो मैं देखता था कभी भी, तो उनकी कुछ राइटिंग ऐसी होती थी कि मैंने 1-2 बार देखा भी, तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि लिख क्या रहे हैं, और मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा कि वो क्या लिखते थे, वो क्या वो करते थे। कोई, हाँ, कोई शॉट प्लेयर के इसके वो बड़ा ध्यान देते थे सर, बहुत ज़्यादा ध्यान देते, और उस टाइम पे थोड़े से हेल्थी थे वो। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे वो क्लीन शेव थी उनकी, बिल्कुल एकदम क्लीन शेव वो रखते थे। तो पीछे जाके प्रैक्टिस करते थे सर पीछे। हाँ, ये वानखेड़े है, वानखेड़े के पीछे जाके वो एक छोटा ग्राउंड है वहाँ पे, वो प्रैक्टिस ग्राउंड ही है, तो उस पे जाके प्रैक्टिस करते थे वो। और काफ़ी 4-4, 5-5 घंटे मैंने देखा सर उनको प्रैक्टिस करते हुए, विराट कोहली को। तो क्योंकि उनको क्या है कि कभी पानी या कुछ ड्रिंक या कुछ चाहिए रहती थी, तो हम लोग लेके जाते थे। अच्छा। हम लोग लेके जाते थे, तो उनका वहाँ से क्या है कि उस टाइम पे वॉकी टॉकी होते थे, तो वॉकी टॉकी पे मैसेज आता था। तो उसमें क्या है कि स्टैंड के नाम और नंबर हैं। अच्छा। जो स्टैंड है ना, उनके नाम और नंबर हैं। उस टाइम पे वहाँ पे सचिन तेंदुलकर स्टैंड नहीं था सर। अच्छा। गावस्कर पुराने स्टैंड थे, सिर्फ वो थे। अब सचिन तेंदुलकर तो बाद में जब वो रिटायर हो गए ना, तो जब उनका नाम डाला सचिन तेंदुलकर स्टैंड। अच्छा। तो पुराने स्टैंड थे, तो स्टैंड के नाम से और नंबर से हमें वो कर देते कि इस स्टैंड में इस नंबर पे आपको ये चीज़ देनी है, आप लेके जाओ। अच्छा, जो प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके भी खाने के अपने रूल होते हैं? नहीं, उनके नहीं रहते सर। अच्छा। उनके नहीं रहते। उनको बूफे में से कुछ भी वो खा सकते हैं। प्लेयर का वो 11 प्लेयर का ही बनता है चार्ट। 11 प्लेयर का जो खेल रहे हैं ना, उनका ही चार्ट बनता है। उस पर ज़्यादा नज़र होती है? उस पर बहुत ज़्यादा नज़र होती है सर। इसलिए तो सर इतनी बड़ी टीम होती है। आप देखिए सर, हमें 11 प्लेयर नहीं है वो, उनके पीछे कम से कम 150 लोगों की टीम होती है सर। हाँ, थेरेपिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फिर उनको जो ट्रेनिंग कराते हैं, हर प्लेयर के 2-2, 3-3 वो होते हैं, फिर उनके असिस्टेंट होते हैं, कोच होते हैं, कोच के असिस्टेंट होते हैं सर। बहुत बड़ी टीम होती है सर, बहुत बड़ी टीम होती है।
अभी आपने ये बता दी, ये पठान वाली जो स्टोरी है ये आपने पहले कहीं बताई है? सर कहीं नहीं बताई मैंने। आज पहली बार मैंने बताई है सर ये। तो मैं तो चाहता हूँ कि इरफान पठान जो इस स्टोरी को सुने, देखे और कमेंट जरूर करे बिल्कुल कि क्या हुआ था उस वक्त पे, आखिर क्या उसके पीछे बिरयानी एक रीजन थी कि आप विकेट नहीं ले पाए। बट सुनने में थोड़ा मजा भी आ रहा है, लेकिन ये भी एक थोड़ा सा है कि हाँ कितना एक सेक्रीफाइस मतलब करते हैं कि एक छोटी एक बिरयानी ने जो है करियर पे जो है दांव, आपका भी करियर खराब हो जाता है और उनका भी करियर खराब हो जाता है ना। बिल्कुल सर, और उन्होंने कंप्लेंट इसलिए नहीं करी ना कि वो इरफान पठान पे भी बात आती ना सर। और सेम आपके जैसे बाल थे सर उस टाइम पे उनके, सेम आपके जैसे बाल, बिल्कुल घुंघराले टाइप के, सेम आपके जैसे। अच्छा, अब तो उनके बाल स्ट्रेट हैं, सेम ऐसे ही बाल रखते थे वो, और एकदम गोरे चिट्टे। हाँ वो तो है, वो तो है। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे थे, आपने एयर इंडिया के बारे में भी जिक्र किया था कि एयर इंडिया के मतलब फ्लाइट्स में जो खाना मिलता है, हम अक्सर जाते हैं, एक ट्रॉली आती है, उसमें हमको जैसे ट्रेन में एक प्लेट दे दी जाती है, उसमें वेज नॉन वेज जो भी है खाना देते हैं, वो भी आपने जो है शुरुआत की थी इस रेस्टोरेंट की। जी सर। क्या होता है उसके पीछे, क्योंकि हम तो आसमान में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो खाना अच्छा है, हमको थोड़ा नहीं पता कि ये खाना बन के कहाँ से आ रहा है, हमको लगता है यहीं से बना के इन्होंने हमको दे दिया है। कैसे बनता है, क्या उसकी वो सच में अच्छा खाना होता है, या वो कितने दिन पुराना खाना हो सकता है फ्लाइट्स में जो लोग खाते हैं, क्या खाना चाहिए ऐसे खाने को या नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहता हूँ आपसे। सर पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सीआरपीएफ का एक जो बंदा है वहाँ पे उसमें हमेशा रहता है, 12-12 घंटे की ड्यूटी सिर्फ वो चेंज होती है उनकी। सीआरपीएफ का एक बंदा वहाँ पे हमेशा रहता है। कहाँ पे? बेस किचन में, जहाँ से खाना एयर इंडिया का जाता है। सबसे पहले आप अगर एयर इंडिया की किचन में आप जा रहे हैं ना, तो आपको पहले एक कोट मिलेगा, उसको बोलते हैं फूड सेफ्टी कोट। ओके। वो मिलेगा, आप उसको पहनना पड़ेगा। मास्क, वो आप मशीन के आगे जाके खड़े होंगे, मशीन आपको स्कैन करेगी। आप कुछ वो तो नहीं ले रखे आपने? हाँ, ओके। आपको स्कैन करेगी पूरा मशीन। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको शूज उतारने पड़ेंगे, वहाँ आपको शूज मिलेंगे दूसरे शूज मिलेंगे आपको कपड़े वाले। फिर आप अंदर जाएंगे, फिर आपकी चेक इन होगी। ये बेस किचन की बता रहा हूँ मैं आपको। जी। फिर चेक इन के बाद में आप अंदर जाएंगे, किचन में एंटर होंगे। सर गैस 1% भी गैस नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिक। अच्छा, पूरा इलेक्ट्रिक, बड़े बड़े इक्विपमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिक पे चलते हैं सर। गैस यूज नहीं होता उसमें? गैस यूज नहीं होता सर। ओके। गैस यूज नहीं होता, और वो इलेक्ट्रिक तवे जिसपे परोठे, रोटी, जिसमें एक उनका पूरा मील होता है। जी। इसमें कटलेट भी होती है, ब्रेड्स भी होती है, सैंडविच भी होती है, नॉन वेज भी होता है, वेज सब वो होता है, एक मील होता है जहाँ पैकिंग होता है, जिधर बनता है। सीआरपीएफ का एक बंदा रहता है सर। ये बनारस बेस किचन में मैं खुद था, जिस टाइम पे मैं आईएचपी कंपनी में था ऐसे कंसल्टेंट शेफ, तो मैं वहाँ पे ओपनिंग कराने के लिए गया था सर। ओके। मैं ओपनिंग कराने के लिए गया था, मैं उधर ही था। तो बहुत निगरानी रखी जाती है, क्योंकि फ़्लाइट में आप मान के चलिए सर, कितने वीआईपी ट्रेवल्स करते हैं। ज़्यादातर पहले एयर इंडिया में ही करते थे लोग ज़्यादा, क्योंकि ये होती नहीं थी ना सर, दूसरी फ्लाइट ज़्यादा होती नहीं थी। ये तो अब इंडिगो और ये सब स्पाइस जेट वगैरह सब ये आ गए, तो पहले ये होती नहीं थी सर। तो सीआरपीएफ एक बंदे की ड्यूटी रहती थी सर 12 घंटे वो निगरानी रखते थे। सब मशीनें, ऐसी ऐसी मशीनें होती थी जो आपकी बॉडी को स्कैन करके बता देंगी कि आपके एक बटन एक्स्ट्रा है आपके सेट में, उस बटन का भी आपको वो देना पड़ेगा कि आपने ये एक्स्ट्रा बटन क्यों रखा हुआ है। अच्छा जी सर। ओके। तो ये चीज़, फिर वहाँ पे जो शेफ होते थे सर, बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं सर। प्रॉपर ड्रेस, कैप, मास्क, ग्लव्स। मान के चलिए ना कि एयर इंडिया की एक भी किसी फूड में मक्खी निकल गई, बवाल खड़ा हो जाएगा सर। अच्छा जी, बवाल खड़ा हो जाएगा सर, बाल निकल गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे कभी कभी ऐसी न्यूज़ वगैरह आती रहती है बाहर की, उस फ्लाइट में खाने में ये मिला, ये निकला, हालांकि पता नहीं वो सच है कि झूठ है, पर बहुत सारी ऐसी आती है। तो ये बताइए मेरे को थोड़ा सा कि जो फ्लाइट्स में हम लोग खाना खाते हैं, कितने दिन पुराना खाना होता है वो जो हमको मिलता है? फ्रेश सर, पक्का फ्रेश होता है? पक्का फ्रेश होता है। कितने घंटे का फ्रेश होता है, मतलब कितने घंटे पहले बना? जैसे उड़ान भरी, हमें खाना मिला, उससे कितने घंटे पहले खाना बनता है? 2 घंटे पहले, सिर्फ 2 घंटे पहले, क्योंकि मैंने खुद अपने वो देखा, फूड ट्रक आता है, और फूड जो ट्रक होता है सर,
वो उस फूड ट्रक की कीमत कम से कम मैं मानता हूँ कि कम से कम उसकी 3 से 4 करोड़ तो फूड ट्रक की कीमत होगी। फुल एयर कंडीशन, उसका टेम्परेचर सर -5-6 से नीचे नहीं जाता सर, क्योंकि बेकरी, नॉनवेज, चिकन, मटन ये ज़्यादा टाइम तक अगर रहते हैं ना सर, एक अगर टेम्परेचर इनको वो नहीं मिले ना तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। तो इनको बहुत उसमें टेम्परेचर में रखना पड़ता है, और 2 घंटे पहले ये मैं आपको बताता हूँ। और इससे पहले जो होता था ना, एयर इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटा के फिर ये प्राइवेट किया। ये प्राइवेट करने का यही वो था कि पहले जो क्वालिटी थी ना फूड की बहुत ज़्यादा ख़राब जाती थी सर, तो इसको प्राइवेट किया। ओके। तो प्राइवेट करने के बाद में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा खाना मिलने लगा एयर इंडिया की फ़्लाइट में। और फिर आप, मुझे नहीं लगता कि सर कभी कभार अगर आ गई हो कंप्लेंट, नहीं तो अब तो एयर इंडिया में फूड की तो कोई कंप्लेंट नहीं सर। अच्छा, ये सिर्फ जो आपने प्रोसेस बोला है सिर्फ एयर इंडिया पे लागू होता है या सभी फ्लाइट्स में ऐसा होता है कि 2 से 3 घंटे पुराना खाना होता है? सर दूसरी जो प्राइवेट फ़्लाइट है ना, ये टाई अप करती हैं दूसरे उससे, होटल से। अच्छा। जैसे इंडिगो है, इंडिगो किसी होटल को दे दिया इसने, इन्होंने किसी होटल को बोल दिया कि भाई हमें इतनी मील, इतना वो ये हमें चाहिए, तो वो उनको होटल कराता है सर। इनके अपनी इंडिगो की और इनकी अपनी वो नहीं है सर, किचन नहीं है, अपनी नहीं है सर। एयर इंडिया की अपनी किचन है? एयर इंडिया की अपनी किचन है, वो प्राइवेट उसको दी हुई है सर। जैसे एक बोल देते हैं कि ठेके पे। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ओके, नाइस नाइस। ऐसा कोई खाना है जो फ्लाइट में अलाउ नहीं होता खाना, ऐसी कोई खाने पे कुछ है लिमिटेशन? सर उसमें भी एक पोर्क और बीफ पे बैन है सर। वहाँ भी बैन है? बैन है सर। अच्छा, ओके। और थोड़ा सा बताइए खाना कैसा, क्या मतलब किस तरीके से बनता है, क्या प्रोसेस उसका होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि नॉर्मल खाना बेस बना के दे दिया, या उसमें भी पूरा अच्छे से जो एक शेफ की जो कलाकारी है वो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? वो फ्लाइट के हिसाब से होता है सर। अच्छा। अगर मान के चलिए चेन्नई टू बनारस की फ्लाइट है, तो उसमें थोड़ा साउथ इंडियन वो होगा सर। वो फ्लाइट कहाँ की है उसके हिसाब से। अब इंटरनेशनल फ्लाइट है, जापान की इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो उनके पास पहले ही आ जाता है सर कि जापानीज लोग क्या है कि वो इंडियन खाने को पसंद नहीं करते सर। हाँ। और कहीं ना कहीं इंडियन खाने को पसंद ना करने का उनका डिसीजन बहुत अच्छा है सर। अच्छा, हाँ क्यों? सर अपना जो खाना है ना, हम खा तो लेते हैं इतना स्पाइसी, इतना ऑयली, वो नहीं पसंद करते। वो बॉयल खाना, कच्चा खाना खाते हैं सर। उनको उसमें प्रोटीन मिलता है ना, भरपूर प्रोटीन मिलता है। उस खाने में उनको भरपूर प्रोटीन मिलता है। तो मैं इसमें मैं ये मानता हूँ कि इंडियन खाना अपना अच्छा है, वो हम मानते हैं हमारे लिए अच्छा है। लेकिन फॉरेनर्स और जो जापानीज होते हैं, जो एशियन कंट्री होती हैं, ये लोग नहीं पसंद करते सर। बिल्कुल नहीं करते? नहीं सर। और सऊदी पसंद करता है हमारा खाना। सऊदी अरब? सऊदी अरब हमारा खाना पूरे कॉपी सऊदी अरब ने की हुई है हमारे खाने की। अच्छा। हाँ सर। जैसे कि नाम बताओ थोड़ा। जैसे कि सर बिरयानी हमारी है। अच्छा। सऊदी ने मंदी के नाम से वो कर दी अपनी। मंदी? हाँ। ओके। वो बिरयानी का नाम तो मंदी रख दिया उन्होंने। अच्छा। और वो अपनी बना दी। रेगिस्तान में कौन से चावल होते हैं सर? हाँ, नहीं होते। नहीं होते। चावल इंडिया का। हाँ। वहाँ कौन से स्पाइसेस होते हैं सर? नहीं होते। स्पाइसेस इंडिया के। उनको दही जमानी नहीं आती सर। हाँ, सही बात। दही इंडिया की। हाँ, तीनों चीज इंडिया की होगी बेस। पानी नहीं है उनके पास में, इंडिया से जाता है। सर तो बिरयानी उन्होंने मंदी नाम रख दिया उसका। अच्छा। हाँ। और क्या क्या चीज को वो कॉपी करते हैं खाने में? सर कॉपी उन्होंने सारी की हुई है। हमारे कबाब, वो उनके पास है। कबाब उनके पास में। हाँ। सारे ही कबाब कॉपी किए हुए हैं सर। ये मटन सीख कबाब, चिकन सीख कबाब उन्होंने कॉपी किया हुआ है सर। ओके। हाँ। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया है, फिर और भी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वो सब भी कॉपी करती है? सर सब ने कॉपी की हुई है। अच्छा। सब देशों ने कॉपी की हुई है, उसको नाम अपने हिसाब से दे दिया और फ्यूजन फूड कर दिया वो। अच्छा। हाँ। अब फ्यूजन में क्या है कि हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि ये हमारा है, ये हमारा है। और जैसे हमारे इंडिया के नाम से जो इंडिया के कुछ फेमस डिश हैं जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया के नाम से, जो फेमस है। जैसे आपने सुना होगा कि कड़ी को चाइना ने रजिस्टर्ड करा लिया था। कड़ी हमारी कड़ी को? हमारी कड़ी को। तो ये कोर्ट में केस चला था। अच्छा। इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला था ये सर इसके लिए कि ये तो राजस्थान। हाँ सर।
तो ये बोला राजस्थान की है। अब वो ये हमारे एक एडवोकेट गए वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में, और उनके भी एडवोकेट थे। तो उनसे फर्स्ट टाइम यही पूछा सवाल कि ये इसका बेस क्या है। तो उन्होंने बेस बताया कोकोनट मिल्क। बोले बेस तो इसका कड़ी का वो है दही। बोले बेस दही है। बोले दही कैसे जमती है। बोला आई डोंट नो। अच्छा। तो केस हार गए। फिर वो कंफ्यूजन हुई थी उनको करी में और कड़ी में। अच्छा, करी और करी उनकी है। करी जैसे करी है, करी उनकी है। करी क्या है कि ओरिएंटल देश हैं। ओरिएंटल में 46 कंट्री आती हैं। अच्छा। उसके खाने को बोलते हैं ओरिएंटल। अच्छा। 46 कंट्री, तो उनकी करी होती हैं। जैसे रेड थाई करी, ओके, येलो थाई करी, ग्रीन थाई करी, ये होती हैं सर। करी और कड़ी में कंफ्यूजन हो गई उनको, चाइना को। तो फिर उन्होंने सॉरी वॉरी बोला। फिर वो कह रहा कि नहीं ये कड़ी है, हमारी करी है। अच्छा, ये हुआ था सर। तो ये चीजें भी सर बहुत ये अच्छी चीजें सुनने को मिल रही है आपसे। ओके। नहीं, और ये बताइए, जैसे 5 स्टार होटल्स की हम लोग बातें कर रहे थे, ताज की हम लोग बातें कर रहे थे, और ताज के बारे में आप मुझे शूट से पहले बता भी रहे थे कुछ उसके बारे में। ताज में खाना कैसे बनता है? मैंने एक बार ताज में खाना खाया है। जैसे, और जब हम लोग खा रहे थे तो बीच में ही जो शेफ है वो आया हमारे पास और बोला बड़े पोलाइटली तरीके से कि सर आपको कैसा लगा है, इट्स ओके, मतलब बड़े अच्छे से अंग्रेजी, बहुत बेहतरीन शालीनता से, कोई कमी है या फिर कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं। और खाने में वाकई बहुत अच्छा था, खाना सच में बहुत बेहतरीन था। और हम 2 लोग थे जो हम लोग खा रहे थे, तो बड़ा अच्छा था। मुझे लगा कि वो पहली बार, मैंने जीवन में पहली बार ऐसा पनीर खाया था। पनीर हम बात और खाते, लेकिन इतना अच्छा, इतना बेहतरीन पनीर मैंने खाया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, महंगा होता है मानते हैं, लेकिन बनाने की तकनीक भी इनकी कुछ यूनिक ही होती है जो बाहर आम रेस्टोरेंट पे नहीं होती है। बिल्कुल सर। तो 5 स्टार होटल की जो रसोई होती है, जो किचन होती है, जो शेफ होते हैं, क्या यूनिकनेस होती है कि इतना महंगा खाना होता है? खासकर आपने तो ताज में काम किया है, तो पहले ताज के बारे में थोड़ा बताइए जो हम बातें कर रहे थे। सर जैसे ये वॉल है ना जी, इस वॉल पे ना जो एग्जीक्यूटिव शेफ होंगे ना जी, वो एक बुक रखेंगे। अच्छा, उस बुक में रेसिपी होती है पूरी, अच्छा, और फोटो होती है। ओके। अगर किसी को कंफ्यूजन है किसी डिश में, हाँ, तो वो उसको चेक कर सकता है, देख सकता है, हाँ, लेकिन रेसिपी चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, एक अमिताभ बच्चन की आपने मूवी भी देखी होगी, वो पुलाव रेस्टोरेंट में जाता है, फिर वो वापस आता है, बोले ये पुलाव वापस क्यों आया। ये क्लिप देखी है मैंने। आपने देखी होगी? तब्बू भी होती है उसमें? तब्बू, हाँ बिल्कुल। तब्बू गेस्ट होती हैं इसमें। और अमिताभ बच्चन एक ताज होटल के ही एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं। यस यस यस, यू आर राइट। हाँ, तो उन्होंने बोले सर गेस्ट बोल रहा है ये मीठा है। तो बोले गेस्ट बोल रहा है ये मीठा है। तो उन्होंने स्मेल से सिर्फ एहसास किया कि ये सही है या गलत है। तो उन्होंने किचन की तरफ देखा, और वो पुलाव को लेके गए खुद। फिर उस पुलाव के बारे में डिटेल में उन्होंने बताया, गुस्से में उन्होंने ये भी बताया कि आपको खाना नहीं आ रहा है, ये पुलाव मीठा ही होता है, ये कश्मीरी पुलाव है, जिसमें ड्राई फ्रूट डलते हैं, किशमिश डलती है सर, दूध डलता है, उसमें मावा डलता है, और तो क्या मीठा ही रहेगा सर वो। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं सर। और मैं आपको बोलता हूँ 5 स्टार होटल में सर एक ही सेक्शन में 2-2 सू शेफ रहते हैं। एक सीनियर सू शेफ का काम रहता है सिर्फ वो फीडबैक ले हर डिपार्टमेंट का। अगर एक कॉन्टिनेंटल डिश गई है तो गेस्ट के पास में जाएगा, जैसे उसने खाना खाया गेस्ट ने पूछेगा सर आपको खाना कैसे लगा, इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ सर मैं, आपको अगर पसंद नहीं आया तो मैं इसको चेंज करा दूंगा। गेस्ट बोलेगा मुझे अच्छा लगा तो ठीक। अगर कुछ गेस्ट बोलता है तो उसमें क्या है कि उसकी कंप्लेंट भी जो होती है ना, एक 5 स्टार होटल नहीं चाहता कि मेरी कंप्लेंट 1% भी हो, और कोई मेरे खिलाफ, एक ताज के खिलाफ कोई गूगल पे या किसी चीज़ पे वो रिव्यू, गलत रिव्यू डाले। हाँ, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती है सर। तो इसके लिए वो लोग जो रेस्टोरेंट में एक दाल जो 300 रुपये की मिलती है ना सर, वो 3000 रुपये की हो जाती है। क्योंकि एक सू शेफ की सैलरी ही 2 लाख से ऊपर जाती है सर। एक सू शेफ की, अंबानी की एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी कितनी होती होगी? अंबानी की एग्जीक्यूटिव शेफ की पता नहीं मेरे को सर। एक 5 स्टार होटल में
10 से 15 लाख रुपए सैलरी होती है एक एग्जीक्यूटिव शेफ की मंथली सर। क्या बात कर रहे हो जी सर। भाई साहब? ओके। तो वो शेफ के होते हुए हाँ रेसिपी चेंज हो जाए, डिश चेंज हो जाए, किसी में कंप्लेंट आ जाए, हाँ। तो सीधी सीधी शेफ के ऊपर उंगली उठती है। और वो शेफ फिर नहीं छोड़ता अपनी टीम को, चाहे वो सू शेफ हो या सीडीपी हो या जिसने कौमी हो, वो उसको नहीं, फर्स्ट वार्निंग लेटर दे देता है सर उसको। अच्छा। और 3 वार्निंग लेटर में तो सर कंपनी से आउट। तो ये रीजन है एक 5 स्टार होटल में अच्छा खाना बनने का। ओके नाइस। अच्छा आप थोड़ा 5 स्टार सॉरी माफ़ कीजिए, ताज होटल के बारे में भी आप, जो मुंबई वाला ताज होटल है जी सर, उसके बारे में भी आप कुछ ये बता रहे थे, पीछे उसके बनने की कहानी क्या था, आर्किटेक्चर वगैरह थोड़ा समझाइए उसको, क्या था दोबारा से। सर रतन टाटा जी, उनके फादर जमशेद टाटा जी, और उनके फादर जी वो इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड में एक 5 स्टार होटल में उन्होंने रूम के लिए बोला कि मुझे रूम चाहिए। तो उस होटल के आगे लिखा हुआ था डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउड। ओके। तो उनको घुसने नहीं दिया था उस होटल में, और धक्के मार के बाहर निकाल दिया था सर। तो उनके दिल पे लग गई सर ये बात कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा होटल बनाऊंगा मैं। अच्छा। वर्ल्ड का सबसे अच्छा होटल बनाऊंगा मैं। और सर बनाया उन्होंने। ओके। जिसको आज हम ताजमहल होटल बोलते हैं सर, मुंबई वाला ओल्ड ताज भी बोलते हैं, और ताजमहल होटल अपने इंडिया का सबसे फर्स्ट ताज होटल है, जो 1903 में बन के तैयार हुआ था सर। 1903 में बन के तैयार हुआ था। उसका एक वो है सर, आर्किटेक्ट थे, तो फॉरेनर थे सर, फ्रांस से थे। तो उन्होंने क्या है कि वो नक्शे को वो उल्टा लगा दिया था दीवार पे, वॉल पे। अच्छा। अब वो लगा के चले गए। अब वो जो उनकी लेबर थी, पहले तो मशीनरी इतनी होती नहीं थी सर। 1903 की बात सर। हाँ, समझ गए। तो वो नक्शे के हिसाब से वो उन्होंने बना दिया होटल। तो जो उसको आगे जो गेट होना था ना सर, वो पीछे चला गया। अच्छा। वो ऐसे हो गया। हाँ, घूम गया, पूरा घूम गया। पीछे का आगे, आगे आएगा पीछे। हाँ सर। अच्छा। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी सर इतनी बात पे। अच्छा। हाँ, वो आर्किटेक्ट ने कि मुझसे ये गलती क्यों। पहले के लोग सर ऐसे होते थे ना कि खुददार टाइप के कि मुझसे ये गलती हुई कैसे। लेकिन वही ताज है सर, आज दोबारा नहीं बन सकता कोई होटल ऐसा। कैसा है अंदर से आप गए थे सर? एंटिक चीजें, एक एक घड़ी उसमें, मैं कहता हूँ सर इतनी अनमोल घड़ियां हैं सर, अनमोल चीजें रखी हुई हैं, अनमोल टेबलें। मैंने रतन टाटा जी का रूम देखा, वो उनके फादर का था पहले, और उनके फादर का था। जमशेद जो रतन टाटा जी के फादर थे जी, जमशेद सिंह टाटा जी, उनके फादर का वो रूम था। तो वो एक ही रूम रहता, कोने वाला रूम था सर। अच्छा। तो वो जिसमें आपने देखा होगा अटैक जब हुआ था तो उसी रूम में आग लगी थी। अच्छा। उसी रूम में आग लगी थी, और उनकी जो बुक्स वगैरह बहुत काफ़ी नुकसान हुआ था आपको बहुत। और सबसे ज़्यादा टाइम ना वो वहीं पे ताज होटल में ही देते थे रतन टाटा जी, सबसे ज़्यादा टाइम। और इसलिए देते थे कि उनके पूर्वजों की निशानी थी। और उस ताज होटल से बहुत एक इंग्लैंड से लेके और इंडिया तक वो स्टोरी ऐसी जुड़ी हुई थी ना कि हमें तो गर्व होना चाहिए सर। सही बात है, हमें गर्व होना चाहिए कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और वर्ल्ड का सबसे अच्छा होटल बनाया। आज उस होटल का कोई तोड़ नहीं है सर, कोई बना नहीं सकता है। आप देखेंगे, मैंने तो सर बहुत करीबी से देखा, उसकी एक सीढ़ी से लेके उसमें जो लकड़ी लगी हुई है उससे लेके उसके रूम, उसका फर्नीचर, उसके बेड, उसका सर टाइल्स, उसके फैन सर, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें उसकी देखी है ना सर कि वो मैं कहता हूँ कि अगर उसके पूरे होटल की एंटिक चीज़ों को अगर नीलाम करे जाए ना तो सर मैं कहता हूँ कि कम से कम 100 5 स्टार होटल बन जाएंगे। अच्छा। इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं जो रतन टाटा जी ने, उनके फादर ने जो उसमें लगवाई थी सर उस टाइम पे। कीमती पूरे वर्ल्ड से ढूंढ ढूंढ के लाए थे वो चीज़ें सर। अच्छा। पूरे वर्ल्ड से। तभी इतना जुड़ाव था रतन जी का। बिल्कुल सर। और एक चीज़ और है सर, डॉग्स अगर अंदर चला गया वहाँ पे कहीं पे भी घूम सकता है। हाँ, ये भी कहानी एक सुनने को बहुत मिलती है। जैसा उनका रतन टाटा जी का एक वो था कि अगर डॉग्स आता है कोई भी, अंदर जाता है, रेस्टोरेंट में सोता है, बैठता है, घूमता है, कहीं किचन में जाता है, लिफ्ट में जाता है, एंट्री पे जाता है, कहीं पे भी जाता है, आप भगा नहीं सकते हो। जिसने भगाया रतन टाटा जी उसको भगा देते थे। अच्छा। उनको डॉग से बहुत प्यार था सर। हाँ। और अभी भी देख लीजिए आप वीडियो सर, अभी भी है। सिर्फ
ओल्ड ताज और ताज टावर, इन दोनों में इन दोनों में सर, क्योंकि ये इतिहास से जुड़े हुए हैं ना सर, ये होटल। लेगेसी है उनकी अपने आप में। हाँ, इतिहास से जुड़े हुए हैं ना सर, तो इसलिए उन्होंने। मैंने बहुत सारी जगह पे जूडियो, जो ये टाटा का ही एक वेंचर है, तो वहां पे भी देखते हैं जहाँ पे लोग कपड़े खरीदे वहाँ कुत्ता घूम रहा है और सब लोग वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि ये रतन टाटा जी की देन है, कोई टच नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बाहर बहुत गर्मी है, अंदर एसी होती है, तो कुत्ता बेचारा है तो जीव तो है ही, वो उसको गर्मी लगती है बहुत, तो बगल में थोड़ा सा लेट जाता है, उसको थोड़ा मतलब ठंडा ठंडा फील हो, तो कोई भगाता नहीं है उनको, लेटा है तो लेटा है भाई। एक बार क्या हुआ था सर कि गाड़ी जब आती है ना जी, तो गेट पे आती है, तो गेट पे ऐसे एक डॉग लेटा हुआ था रेड कलर का, तो वो लेटा हुआ है, तो वो गाड़ी जो वहाँ के जो दवान होते हैं ना, जो गार्ड होते हैं, बड़े लंबे चौड़े होते हैं, 6.5 फुट के, और वो पगड़ी बांधते हैं, वाइट कलर की ड्रेस, रेड कलर का बेल्ट वो करके, तो वो 2 जने वहाँ पे खड़े हो गए थे कि आप इधर से आगे गाड़ी नहीं लेंगे, तो एक पीछे करा रहा है गाड़ी को, और एक वहाँ रोड पे खड़ा हो गया कि आप इस साइड में गेस्टों को उतरवाओ। जब तक वो डॉग सो के उठेगा नहीं ना, जब तक उससे गाड़ी नहीं निकलेगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। अरे बाप रे सर, इतना वो था, उनको डॉग, बहुत बड़े डॉग लवर थे सर वो। नहीं, मतलब सोचिए कि उनका कस्टमर है, बल्कि जो आ रहा है गेस्ट है, मतलब होटल का, उस तक को रोक दिया कि कुत्ता सो रहा है तो सोने दो भाई। हाँ, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। क्या लेगेसी ये है, तभी आज हम लोग उनको इतना याद करते हैं, हम सब बोलते हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, बहुत बड़ी मुहिम भी पहले चलती थी, वो सच में है उस लायक। बिल्कुल सर। वो उन्होंने इंडिया को जो दिया है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छा नाम इंग्लैंड में जाके सीख के खड़ा कर दिया होटल इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड का सबसे अच्छा होटल, और वर्ल्ड का सबसे अच्छा होटल। तो ये तो है, बनते तो असली देशभक्त तो वही थे, ये तो है। जिसमें आपने देखा होगा और न्यूज़ भी सुनी होगी सर, कि पाकिस्तान की एक कंपनी आई थी, उसको जब अटैक हुआ था, अटैक के बाद में कि हम इसको अच्छे से रिपेयर करेंगे इसको हम, तो पाकिस्तान की जब कंपनी आई थी, तो वो इसलिए आई थी कि हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाए। हाँ, कि हमने मुंबई जाके ताज होटल को जाके हमने सही किया है, रिपेयर किया दोबारा से। हाँ। उस कंपनी को एक बड़े मिनिस्टर, मैंने इंटरव्यू देखा था, बड़े मिनिस्टर से फ़ोन करवाया था रतन टाटा जी को। अच्छा। फिर भी नहीं मिले थे सर उनसे, उनको वेट करना पड़ा, और वेट करके चले गए वो। हाँ। और रतन टाटा जी उनके सामने से निकले। हाँ। लेकिन मिले नहीं उनसे, वो बात नहीं की भाई साहब। क्या तो यही तो होना चाहिए। बिल्कुल सर। एक तरफ देखिए इंडिया का मिनिस्टर बात कर रहा है, उसको खुद शर्म नहीं आ रहा है कि सर इन्होंने तो अटैक कराया है। हाँ। उन्हीं को तुम कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे हो। वो तो कंपनी अपना नाम करने के लिए कि मेरा वर्ल्ड में पूरे में नाम हो जाए कि मैंने उस ताज होटल को रिपेयर करके आया हूँ, जो इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्या कर दिया, अंदर रिपेयर कर रहा है, बहुत सारी चीजें देखेंगे भी तो अंदर जाके, फिर दोबारा कहीं डिस्क्लोज कर दे, कुछ ऐसी चीजें इसमें लगा दे, फिट कर दे, कैमरेज की, सब कुछ पता लगता रहे। कुछ पता थोड़ा ना है उनका, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। बिल्कुल सर। इस ताज होटल की ना सर कॉपी करने की बहुत कोशिश की। हाँ। खुद ताज ग्रुप ने खुद भी। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं बन पाया, वैसा नहीं बन पाया। उसका बाहर से लेके अंदर तक पत्थर ही अलग है सर। अरे वो सीमेंट से बना ही नहीं है। अच्छा। उस टाइम पे सीमेंट होती ही नहीं थी। हाँ, 1903। सही कह रहे हो। 1903 में सीमेंट होती नहीं थी सर। और जिस मटेरियल से बनी है ना सर, आप कील नहीं गाड़ सकते उसमें। अच्छा। हाँ सर, वो उसमें कील नहीं गाड़ सकते हो आप। इतना हैवी मटेरियल और इतना मजबूत मटेरियल है। वो मटेरियल ही क्या है किसी को पता ही नहीं है। लोहा मारते हैं सर, लोहा टेढ़ा हो जाता है उसमें। हाँ, देखिए जब बम फटा था उसमें, जब वो हुआ था, करे थे, दीवालों को कुछ नहीं हुआ, एक खरोच नहीं आई सर। फर्नीचर और ये कुछ बुक्स और ये सब ये चली थी, सब ये वो हुआ था, वो इंटीरियर वगैरह और ये सब टेबल्स वगैरह, कुर्सी वगैरह, ये सब ये चली थी। दीवार में एक खरोच नहीं आई, एक खरोच। इतना मजबूत बना हुआ है सर, 1903 का बना हुआ। और आज कोई बोल दे सर, ऐसा लगता है कि अभी बनाया है, ये नया है अभी। और हम तो कह भी रहे थे कि इतना मोहब्बत था टाटा जी को उनसे कि चूम कर जाते थे सीढ़ियों को सर। है? हाँ सर, उसकी जो सीढ़ियाँ है ना सर, उसको हमने देखा है, वो उसको चूम के जाते थे सर। वो अंदर जाते थे चूम के उस होटल को। और कभी हमने ना उनको ताज टावर में आते हुए नहीं देखा सर। अच्छा, ताज टावर में जाते थे? नहीं, ताज टावर साथ में ही है, ताज टावर। हाँ, ताज कभी नहीं देखा हमने सर। वो ओल्ड ताज में ही जाते थे सर, ताजमहल में। वो लेगेसी है ना, दादा की, पिताजी की लेगेसी है, यहाँ तक खींच के लाए हैं।
1903 में बड़ा होटल, बम फटे लेकिन कुछ नहीं हुआ अंदर है। क्या बात है। एक चीज़ और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, कि जो हमारी जब बात भी हो रही थी कि जो ऑयल यूज होता है 5 स्टार होटल्स में, जैसा बार बार एक ही ऑयल को हम लोग यूज करते हैं। बाहर तो ऐसे ही होता है, सुबह से शाम तक जो है एक ही ऑयल में, उसी में सब कुछ तला जा रहा है, उसी में आपके लिए पूरी तल दी, उसी में पकौड़े तल दिए, उसी में और भी बहुत सारी फ्रेंच फ्राइज वगैरह है वो तल दी। 5 स्टार में भी क्या इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एक ही ऑयल को बार बार यूज किया जाता है? सर फसाई है फूड डिपार्टमेंट अपना, वो तो ये कहता है कि आप ना 3 बार सिर्फ किसी चीज़ को आप उसमें फ्राई करो, उसके बाद तेल को हटा दो, ऑयल को। ओके। लेकिन आप मानिए कि 15 से 20 लीटर तेल एक बार में वो होता है, उसकी कीमत हो गई कम से कम मान के चलिए 3500 रुपये। ठीक है। और जो डिश की तीन डिश जो हम दे रहे हैं, अब मान के चलिए मैंने 3 बार फ्रेंच फ्राई उसमें वो की, फ्राई की, और वो एक फ्रेंच फ्राई की 5 स्टार होटल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की, क्योंकि फ्रेंच फ्राई बहुत सस्ती होती है सर, और ज़्यादातर तो कॉम्प्लीमेंट्री भी करते हैं वो बच्चों के लिए। इसके लिए 5 स्टार होटल में खिचड़ी, फ्रेंच फ्राई, ये मील जो कुछ वो रहती है वो फ्री रहती है। अच्छा। बच्चों के लिए। तो आप मान के चलिए कि 1500 रुपये की तो वो फ्रेंच फ्राई हुई, उसमें कॉस्टिंग भी कर दो, कॉस्टिंग भी लगा दो। आप अगर कॉस्टिंग भी लगाते हैं तो 30% कॉस्टिंग कर दो, ऐड कर दो, तो उसमें मार्जिन तो निकल नहीं पाएगा सर, वो तो नुकसान ही है सारा। तो वैसा ही भी फिर ये उन्होंने बोला कि आप एक दिन में चेंज करो। अच्छा। एक दिन में चेंज करो, लेकिन आज का तेल कल यूज़ मत करो। ओके, ठीक है जी सर। तो वो फिर ये होता है कि सर एक दिन चेंज करके 5 स्टार होटल में तो एक ही दिन चेंज कर देते हैं। रेस्टोरेंट में मैं मानता हूँ कि रेस्टोरेंट में 2-2 दिन चला देते हैं, और वो फिर जब जो काला तेल होता है ना सर, उसको एक पीपे में भरते हैं, और गवर्नमेंट की कुछ साइट्स हैं जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनको देते हैं, वो सर्टिफिकेट देती हैं, और वो FSI चेक करता है कि आप उन कंपनियों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ जो रेस्टोरेंट हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो कबाड़ी होते हैं उनको बेच देते हैं। अच्छा, तेल को। अब कबाड़ी क्या करते हैं सर, उसमें जो कपड़ों को धोते हैं ना, ब्लीच, हाँ, उसमें डालते हैं ब्लीच को सर। अच्छा। वो ब्लीच क्या उसको फाड़ देती है, पूरा तेल को हाँ। वो फाड़ देती है, उसका कूड़ा जो है ना सारा ऊपर आ जाता है। ठीक है। तेल एकदम क्लीन हो जाता है सर। अब ब्लीच तो सर उसमें रहेगी। वो तेल को बेचते हैं जो रेडी पटरियों पे जो लगाते हैं ना, जो रेडी पटरियों पे हम बिरयानी खाते हैं, हम रेडी पटरियों पे टिक्की खाते हैं, जो करते हैं, जो 5 रुपए की 10 रुपए की टिक्की मिलती है ना सर, उनको ऑयल बहुत सस्ता मिल जाता है ना। 500 रुपये से रेस्टोरेंट से किसी से ले लिया, उसको साफ करके 800-900 में वहाँ बेच दिया। अब वो एक पीपा लेने जाएगा तो कम से कम 2200-2300 रुपये का है सर। फॉर्च्यून ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री में अपने में ज़्यादातर फॉर्च्यून ऑयल यूज़ होता है सर। पाम ऑयल पे बैन है सर, वो यूज़ नहीं होता सर। तो आप मान के चलिए मेरे उससे 2300 के आसपास में फॉर्च्यून, उसको 900 रुपये का मिल रहा है। 400 रुपये उसका मार्जिन हो गया, उसको कम से कम रेडी पटरी वाले को आधे पैसे बच गए सर, तो वो सस्ता दे रहा है। लेकिन उसमें सर बहुत वो है कि एक तो जला हुआ तेल है, और ये भी नहीं पता वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन ऑयल है। उसमें मच्छी तली गई है या बकरा तला गया है या मुर्गा तला गया है, ये भी नहीं कंफर्म ना सर उसमें। ओके। और दूसरा सर मैं एक वो बोलना चाहता हूँ कि जो आपने मुस्लिम खाना खाया होगा, मुस्लिम खाने में ऑयल देखा होगा ऊपर कितना ऑयल रहता है। हाँ। कोरमा हो गया, स्ट्यू हो गया, बिरयानी हो गई, हर चीज़ में उनके ऑयल रहता है सर। वो चर्बी होती है सर। चर्बी होती है? हाँ। अच्छा। और उसी से टेस्ट आता है सर। बोलते हैं ना मुस्लिम खाना बहुत टेस्टी होता है। हाँ। चर्बी होती है सर, तेल नहीं होता। तेल होता है सर, कम होता है तेल, चर्बी ज़्यादा होती है, मिक्स होता है। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर जो छोटी दुकानें हैं ना सर, ये जो बिरयानी बनाते हैं करते हैं, इनको अपना मार्जिन भी निकालना है ना सर। आप मानेंगे नहीं, जिस जगह पे मैं रहता हूँ सर, दिल्ली में कम से कम लाइन से दुकानें होंगी वहाँ पे 15-20 दुकानें, बिरयानी की दुकानें। 200 रुपये किलो बिरयानी, 150 रुपये किलो बिरयानी। चावल इतना महंगा, मसाले इतने महंगे, ऑयल इतना नहीं बन सकती सर। तो चर्बी से वो करते हैं सर, और चर्बी से टेस्ट आता है। और एक रेस्टोरेंट में और होटल में सर बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बिरयानी बना रहे हैं ना सर, तो सॉल्ट के साथ में वो जो रेडी पे और जो छोटी दुकानें हैं वो तो फिर भी अजीनोमोटो और ये डाल के टेस्ट वो करते हैं।
अजीनोमोटो यूज़ नहीं करते सर, वो ब्रोथ पाउडर। कौन सा? ब्रोथ पाउडर सर। ये क्या होता है? ये सर ब्रोथ पाउडर होता है कि एक हर्ब से बनता है सर। जो हर्ब्स होती है ना सर, ये उनसे बनते हैं सर ये ब्रोथ पाउडर। तो काफ़ी 4-5 हर्ब्स मिला के फिर वो तैयार होता है सर। वेजिटेबल्स वो होता है सर। ओके, तो अरुण सर एक बात बताइए, अभी क्या हो रहा है ना कि एक टर्म बहुत उभर के आ रही है, कोट एंड कोट सुपर फूड है। ये सुपर फूड है, आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है, बस एक सुपर फूड आप ले लीजिए और आपकी जितनी भी ज़रूरतें होती है पोषक तत्वों की वो पूरी हो जाएगी। और धीरे धीरे जो है कि अब मेडिसिन्स हमारी डाइट में आने लगी है, मेडिसिन्स के थ्रू हम लोग जो है जितने भी विटामिन मिनरल्स जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है फूड धीरे धीरे कम हो जाएगा और इस तरह के सुपर फूड्स जो है मेडिसिनल बेस में वो आपकी डाइट में आ जाएंगे? बिल्कुल। इस बारे में कुछ कह सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैंने खुद अपनी बॉडी पे ना रिसर्च कराया हुआ सर। अच्छा, कैसे? थोड़ा एकदम डीपली बताइए कैसे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। गोविंदपुरी से आगे जाएंगे तो मजेदिया हॉस्पिटल है, रैनवैक्सी कंपनी है, वो दवाइयों पे रिसर्च करती है। एक वो कंपनी, पहले आप जाओगे तो 2 दिन में आपकी रिपोर्ट आएगी, पहले स्क्रीनिंग होगी आपकी। सारी बॉडी आपके टेस्ट होंगे सारे, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ वो तो नहीं है, तो वो टेस्ट होंगे आपके। फिर उसके बाद में आपको एक स्टडी मिलेगी, एक मेडिसिन पे स्टडी मिलेगी सर। तो वो मेडिसिन आपको वो मेडिसिन खिलाएंगे कि मान के चलिए कोई अमेरिकन कंपनी की या ब्रिटिश कंपनी की या जापानीज कंपनी की, वो और एक अपनी जो वो खुद बना रहे हैं वो खिलाएंगे। तो कुछ दिन उस पर रिसर्च करेंगे, कुछ दिन उस पर रिसर्च करेंगे, तो उसकी जैसी उन्होंने मेडिसिन बनानी है। तो अभी बहुत सी कंपनियां सर इस पे लगी हुई हैं जो सुपर फूड मेडिसिन बना रही हैं, और आने वाले 10 साल में ये बन के तैयार हो जाएगी सर। कम से कम मान के चलिए 70% लोग इस पे डिपेंड रहेंगे सर, मेडिसिन पे। और खाना सर कम हो जाएगा, उनको सब कुछ मेडिसिन से मिल जाएगा ना सर। अच्छा, सब कुछ मेडिसिन से मिल जाएगा सर उनको। और इस तरीके से जो ये रिसर्च होती है, जो लोग ह्यूमन पे रिसर्च करते हैं, ऐसे तो आपके पे किया था? मेरे ऊपर किया ना सर। क्या क्या प्रोसीजर था करने का? स्क्रीनिंग हुई सर। पहले स्क्रीनिंग में पहले ब्लड लेते हैं, 3 या 4 वो सैंपल लेते हैं ब्लड के। वो पहले वो होता है। यूरिन का सैंपल लेते हैं सर। यूरिन का सैंपल लेके फिर ईसीजी होती है। ईसीजी करने के बाद में फिर हमारे आँखों का टेस्ट होता है, आइज टेस्ट, और फिर वो बॉडी पूरे कपड़े उतरवा के, पूरे कपड़े उतरवा के बॉडी पे पूरा वो देखते हैं कोई वो तो नहीं है, कुछ उनको देखना होता है कि बॉडी पे कोई निशान, कोई ऐसा हो, या दाग धब्बे, खाज खुजली वगैरह ऐसी हो। तो बहुत सी उसमें रिपोर्ट वो होती हैं, कम से कम मान के चलिए कि 30-35 रिपोर्ट करते हैं वो सारी, जिसमें कैंसर से लेके HIV से लेके टीवी से हर चीज़ की वो करते हैं। जी। तो फिर उसके बाद में 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है। फिर हमारे जैसे मैं हूँ, मैं एक उनका वॉलंटियर हूँ, मेरे पास फ़ोन आएगा कि आपकी रिपोर्ट क्लियर है, आप स्टडी में भाग ले सकते हैं। फिर वो स्टडी के बारे में वो बताएंगे कि ये मेडिसिन है ऐसे ऐसे, इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, ये वो है, और इससे लास्ट में ये भी बोलते हैं कि आपकी मौत भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, और ये पेपर हैं, इस पे आप साइन करिए, आपको अगर इसमें भाग लेना है तो आप इस पे साइन करिए, नहीं लेना भाग तो हाँ आप मत करिए। कोई ऐसी उनकी ज़बरदस्ती नहीं रहती कि आप ज़बरदस्ती आप इसमें भाग ही लेंगे। तो ये सर। ओके। मैंने ये रैनवैक्सी में भी किया है सर। रैनवैक्सी में मजेदिया हॉस्पिटल में पीछे से आप जाइए, एक छोटा सा गेट है, ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसमें भी किया है मैंने। और मुंबई में मैंने किया, अंधेरी ईस्ट में जाएंगे, आकृति सेंटर के पास में ही मैक्लोड कंपनी की वो है, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है, वहाँ पे मैक्लोड कंपनी की लैब है, वहाँ पे भी वो रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे भी उधर भी किया हुआ है मैंने। तो क्या अनुभव था आपका जब आपने लिया ये सब मेडिसिन दी, तो कोई प्रॉब्लम हुई थी? सर कैनुला, एक तो कैनुला लगा देते हैं। अच्छा। हर 5 मिनट में ब्लड के सैंपल लेते हैं। हाँ। वो ब्लड के सैंपल सामने ही लैब होती हैं, उसमें टेस्ट होते रहते हैं। जो डॉक्टर्स उनके और वो रहते हैं, वो चेक करते रहते हैं, पूरा वो करते रहते हैं। हर किसी का ऐसी रूटीन रहता है, और हर उस पर एक डॉक्टर लगता है, क्योंकि एक करोड़ों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना उनके लिए, एक मेडिसिन ये एक वो तो उस पर हैंड टू हैंड 5 मिनट हुए कि आपका सैंपल लेंगे, 5 मिनट हुए तो सैंपल लेंगे, और ऐसा रेगुलर 15-15 दिन तक होता है सर।
15-15 दिन तक होता है सर। फिर वो मेडिसिन खिलाते हैं, मेडिसिन वो होती हैं, मेडिसिन कुछ हैवी भी होती हैं सर, तो वो नुकसान भी करती हैं कुछ लोगों को। कैसे नुकसान करती है? जैसे कि अपने शरीर में अभी मेरी मान के चलिए कि मेरी क्षमता ही नहीं है कि उस मेडिसिन में इतनी पावर है कि मैं झेल सकूं। अच्छा। जैसे 1 mg की मेडिसिन आती है, वो कोमे में डाल देती है, तो वो खिला दी और मैं झेल में कोमे में चला गया, या फिर मैं बहुत से हुए हैं सर ऐसे, वो अच्छा, लोग मरे भी हैं। अरे तो फिर ऐसे कैसे, मतलब ये कंसर्न क्यों ये करते हैं अलाउ लोग? नहीं है सर, जानवरों पे रिसर्च कर सकते हैं, उन पे अलाउ है, लेकिन इनको फास्ट रिजल्ट चाहिए और एकदम 100% रिजल्ट चाहिए रहते हैं, तो ये इंसानों पे करते हैं। अच्छा, बहुत क्या बड़ी बात आप बोल रहे हो। फोन आपका जमा हो जाएगा सर, आप फोन नहीं ले जा सकते अंदर, कैमरे वाला फोन नहीं ले जा सकते किसी भी रिसर्च सेंटर में, आप कैमरे वाला फोन नहीं ले जा सकते अंदर। थोड़ा डरावना है ये सुनने में भी, और जिस तरह से आप स्टोरी बता रहे हैं वैसे भी। बट अभी भी आप उस पर काम कर रहे हैं या अब हो गया आपका? नहीं सर, मैं अभी काम कर रहा हूँ सर, मैं राजस्थानी फूड पे काम कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये मेडिसिन के बारे में आपने बताया, ये हो गया आपका या अभी भी उस पे? नहीं सर, हो गया मेरा। अच्छा, हो गया, वो हो गया कम से कम सर 1 साल हो गया। 1 साल पहले मैंने वो कराया था, मुझे तो जानना था अच्छा, कि है क्या चीज़ और क्या वो कर रहे हैं सर। ओके। एक बात और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि आप अच्छे से इसको बता सकते हैं, क्योंकि आपने 5 स्टार होटल्स या होटल इंडस्ट्रीज़ को आपने बहुत गहराई तक जाना है। वो ये है कि अक्सर, क्योंकि हमने मोस्टली, मैंने आपसे पहले भी मैंने एक शेफ़ का इंटरव्यू किया था, और मोस्टली जो मुझे शेफ़ दिखते हैं बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे, वो मेल दिखते हैं। फीमेल की होती होंगी फीमेल भी, बट मुझे लगता है जो परसेंटेज है, नंबर ऑफ परसेंटेज, वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके पीछे का कोई रीज़न आप बता सकते हैं क्या? ऐसा क्यों है कि जो मेल 5 स्टार होटल्स में या होटल इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेफ़ जो है वो मेल है, फीमेल नहीं है? सर इसका भी वो है, एक लड़की जब आती है ना अपना घर छोड़ के सर, कोई उसकी मजबूरी नहीं देखता, कोई मजबूरी नहीं देखता उसको। बहुत से लोग हमारी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसको, और उसको उस हाल पे छोड़ देते हैं कि वो ना घर की रहती ना कहीं की रहती। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। एक पुष्कर में काम करती है लड़की, मीरा नाम है उसका। मीरा। अच्छा। उस लड़की ने एक लड़के से अफेयर था, हाँ। अपना घर वर सब छोड़ दिया, हाँ। अपना घर वगैरह सब छोड़ दिया। उसके पापा की डेथ हुई, हाँ। वो घर गई, हाँ। उसके घर वालों ने उसको भगा दिया, हाँ। कि नहीं तो हमारी कोई नहीं है, हमारा रिश्ता नहीं है, तो उससे कोई वो नहीं है। वो बेचारी कितने दुख में, जी हाँ वही होगी। लास्ट में उस लड़के ने छोड़ दिया उसको, उस लड़के ने छोड़ दिया। उस लड़की की मैं तारीफ करूंगा, वो लड़की आज ऐसी बनी है, अपने आप को उसने उस काबिल कर लिया, अच्छी पोस्ट पे काम कर रही है, अच्छी लड़की है, और आने वाले टाइम में एक अच्छी पोस्ट लेके और अच्छी सैलरी पे काम करेगी, हमेशा खुश रहती है, और उसको किसी से अब कोई वो नहीं है। और वो हर जो ऐसी लड़कियों को यूज़ करते हैं ना, वो लड़की ऐसा जवाब देती है ना, और क्योंकि वो होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, एक कहावत है जी। तो एग्जाम्पल मैंने उस लड़की का दिया सर आपको। ओके। तो और एक और मैं आपको बताऊंगा, मैं दिल्ली में था सर, मेलोड्रामा रेस्टोरेंट में, मेलोड्रामा रेस्टोरेंट में था मैं, तो हमारे पास में एक शेफ था तंदूर में, उसका नाम था विनोद। तो एक उसी रेस्टोरेंट का मैनेजर, उसी रेस्टोरेंट का एक एग्जीक्यूटिव शेफ, 2 क्रीम के पैकेट का चोरी का नाम लगा दिया उसके ऊपर। अब उसी दिन रात को जाके उसने जहर खा लिया सर, उसने जहर खा लिया। रघुवीर नगर ए ब्लॉक में रहता था। जब रात को पुलिस वाले आए और पूरी बैग की छानबीन करी, सब वो करा ना सर, उसके बैग से ना उसके छोटे छोटे बच्चों के कपड़े निकले थे, कि 15 दिन बाद में उसके घर पे कोई फेस्टिवल था, वहाँ पे शादी या कुछ था, तो वो लेके कपड़े निकले, वाइफ के अंडरगारमेंट्स वगैरह ये निकले, जो लेके जाने, खिलौने निकले बच्चों के। तो सर उसके बूढ़े माँ बाप, उसका कोई नहीं था सर, बूढ़े माँ बाप थे, उसकी वाइफ, और जो रेस्टोरेंट के मालिक ने उसने बोला था कि मैं 3 लाख रुपए दूंगा उसको, वो भी नहीं दिए। जिस मैनेजर ने बोला था कि इसके बच्चों को मैं देखूंगा, मैं परवरिश करूंगा, जिस शेफ ने बोला था कि इसके बच्चों का साथ मैं दूंगा और जो भी वो रहेगा मैं इनकी मदद करूंगा,
किसी ने कुछ नहीं करा बाद में सर, उसके जाने के बाद में। तो इतने टॉर्चर हो जाते हैं सर, और इतने वो हो जाते हैं। एक हमारी इंडस्ट्री में सर पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, पेशेंस रखना। और जो पेशेंस रख लेता है सर, जो बर्दाश्त कर जाता है, जो वो कर जाता है ना, वो एक अच्छा शेफ और एक अच्छी हस्ती बन जाता है सर। और जिसने बर्दाश्त नहीं किया ना सर, वो नहीं। और क्या हो सकता है लड़कियों के साथ में आपकी इंडस्ट्री में, और क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो आज भी शेफ इंडस्ट्री में जो है अच्छे से उभर के नहीं आ पा रही है? सर लड़कियों को ना अभी भी हमारी इंडस्ट्री में ना कमज़ोर माना जाता है। अच्छा। हाँ, और वो ये चीज़ सच नहीं है सर कि वो लड़कियां कमज़ोर हैं। उनको एहसास दिला दिला के ये करके, नहीं तुम पे नहीं होगा, हटो। अच्छा। रेंज तुम नहीं खेल सकते हो। रेंज खेलना मतलब कि ये खाना जो बनाता है शेफ, तुम हटो, तुम ये करो। तो लड़कियों को जब वो किचन में आती है ना, तो उनको ऐसे काम पे लगा देते हैं, तुम आलू छीलो, प्याज छीलो। कहाँ से आगे बढ़ेंगी सर वो? उनको उस पोस्ट से आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अच्छा। तो हमारे अंदर एक सोच है ना सर कि लड़की ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, कि बड़े काम लड़की नहीं कर सकती। वो सोच हमें बदलनी पड़ेगी सर। लड़की फाइटर जेट चला रही हैं, जो इंडियन आर्मी में AK-47 चला रही हैं, तो क्या सर वो कड़छी और पेन नहीं चला सकती हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। और आज भी बहुत कम है। बेकरी सेक्शन में तो हैं फिर भी लड़कियां, लेकिन अभी जो मेन किचन जो हमारी होती है, इंडियन तंदूर, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, जो ओरिएंटल किचन होती है, इनमें आज भी लड़कियां बहुत कम मिलेंगी। एक दो कोई मिली तो मिली। और उनको भी इतना परेशान कर देते हैं। और बहुत से किचनों में मैंने देखा है कि लड़कियों के सामने गाली बकना, गलत गलत बातें बोलना। अब वो बेचारी शर्म से और उससे खुद ही चली जाती हैं, फिर वो दूसरे फील्ड में जाती हैं। ओके। तो सर जाते जाते एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसको कम उसमें बताइएगा कि जो कहते हैं कि फूड बिजनेस में ना मार्जिन बड़ा अच्छा होता है, 250% मार्जिन आपका मिल जाता है, इतना मिल जाता है, ये खोलो। फूड का कभी रिसेशन ही नहीं आने वाला है यार, फूड में इतनी अच्छी कमाई होती है। क्या सच में इतना अच्छा मार्जिन है फूड इंडस्ट्री में, या फिर ये कहने की बातें हैं, या फिर मार्जिन बनाने के लिए कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो आम लोगों को, जो खाने वाले हैं, उनको नहीं पता होता? ऐसा कुछ होता है? होता है सर। क्या होता है? केमिकल बेस्ड फूड, जैसे कि पैकेजिंग फूड जो आते हैं सर। अभी जैसे कि अपने आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टेट्रा पैक आ रहे हैं, जो जूस के अपने जो पैकेट आते हैं, वो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी। आप बहुत से रेस्टोरेंटों में उसको गिलास में डाला और फ्रेश करके गेस्ट को बेच देते हैं। वो एक जो उसकी MRP 100 रुपये, 120 रुपये ऐसे होती है, वो होलसेल में पड़ता है 70 रुपये, 75 रुपये 1 लीटर जूस। अब मानिए 1 लीटर जूस में उसमें 4 गिलास बन रहे हैं, गेस्ट के पास में वो जा रहा है 300 रुपये का 1 गिलास। बहुत से रेस्टोरेंट में होता है सर ये। अच्छा। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। दाल मखनी पैकेट में आ रही है, दाल मखनी पैकेट में आ रही है, दाल मखनी पैकेट में आई, खोली, माइक्रो मारा और पिकअप करा दी। वो केमिकल बेस्ड तो ये सर, वो 6-6 महीने 1-1 साल रखी हुई है फ्रिज में, तो वो केमिकल बेस है ना, तो वो मार्जिन अपना वो देखते हैं। अच्छा। उसमें क्या है कि लेबर कम लगती है ना सर, शेफ कम लगते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते सर। अपने इंडस्ट्री में, इसमें इंडस्ट्री में हमारे अगर 100 रेस्टोरेंट खुलते हैं ना सर, तो 95 बंद होते हैं सर। हाँ, सुना है मैंने, बहुत लोगों से सुना है ये। वो यही रीज़न है सर, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अच्छे शेफ नहीं ला पाते हैं, वो सस्ते के चक्कर में रह जाते हैं। कि वो शेफ, अगर मान के चलिए एक शेफ है, अच्छा शेफ आज के टाइम पे एग्जीक्यूटिव शेफ 1.5-2 लाख से नीचे नहीं है सर। अच्छा। हाँ, एक रेस्टोरेंट अगर उसको हायर कर लेना, तो मैं 100% बोलता हूँ कि वो रेस्टोरेंट सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेगा सर। और एक बार जो रेस्टोरेंट होटल वो चल गया, तो फिर उसको वो जो ओनर है ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। अच्छा, ओके। तो अभी जाते जाते एक बात और कि अभी, क्योंकि हमने कभी आपके हाथ का खाना ट्राई नहीं किया ठीक है, लेकिन वो लोग जो आपको देख रहे हैं और चाहते हैं कि जो शेफ वरुण चौहान जी है, उनके हाथ का कोई अच्छा खाना वो ट्राई करें, तो कहाँ पे आ सकता है आपके हाथ का खाना ट्राई करने के लिए? सर मैं अभी अजमेर में हूँ, राजस्थान में जी, और काफ़ी सालों से मैं अजमेर में ही हूँ। पहले मैं पुष्कर में था, एक बड़े रिजॉर्ट में था मैं, फिर उसके बाद में मैं अजमेर में आया। अजमेर में मैंने बाजरो रेस्टोरेंट ओपन कराया। ओके। और उसके ऊपर है ऑस्टर रेस्टोरेंट, वो ओपन कराया सर। ओके। तो हमारा बाजरो रेस्टोरेंट में
हम वो फूड लेके आए जो आज से काफ़ी साल पहले वो खाना ख़त्म हो गया, 100-150 साल पहले ख़त्म हो गया, और ऐसी यादें लेके आए। जैसे हमने एक काकी बिठाई हुई है लाइव चटनी के लिए, अच्छा, जो लाइव चटनी बनाती हैं और वो फ्रेश चटनी मिलती है सर वहाँ पे। अच्छा, और एक बाजरों का पिटारा है हमारा सर। हाँ, बाजरों का पिटारा हमने किसान भोग नाम रखा है सर। हाँ, आपने देखा वो किसान पहले जो खाना लेके जाते थे, हाँ, तो वो एक लाल कपड़े में डंडे में हाँ, पीछे कंधे पे करके पीछे लटका लेते थे, उसको हम वैसे ही सर्व करते हैं सर। वो लोगों कंधे पे को लटका के, कंधे पे लटका के सर, वो मतलब उसी डंडे में। उसी डंडे में सर। अच्छा, तो वो पुरानी यादें हमने लोगों को वो करी और बड़े खुश होते हैं सर। और ये हमारी ये रील बहुत वायरल हुई, अच्छा, और ये बहुत बड़े बड़े जो अपने ब्लॉगर्स थे ना, फूड ब्लॉगर्स, हाँ, वो बहुत दूर दूर से आए, कोई जोधपुर से, कोई उदयपुर से, कोई जयपुर से, सिर्फ वो बाजरों का पिटारा कि है क्या ये। और आज भी उसका बहुत क्रेज है सर। आज उसकी वीडियो बनाने के लिए लोग ऑर्डर करते हैं। हम लास्ट में इतने ऑर्डर आ जाते हैं बाजरों के पिटारे के हमारे पास में, कि हमारे पास में इतने टिफ़िन नहीं होते और इतना स्टाफ नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर उसको राजस्थानी वेशभूषा में उसको सर्व करते हैं सर। पूरे नीचे अपना क्या नाम है राजस्थानी, पहले जैसे वो धोती पहनते थे, ऊपर कुर्ता पहनते थे, जैकेट पहनते थे वो लोग, तो वैसे जो हमारे पूर्वज थे वैसे सर। अच्छा, ओके, देखा मैंने आपका वो वीडियो, बड़ा अच्छा है, बड़ा शानदार है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। अरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी अच्छा मतलब जानकारी आपसे मिली, खास करके जैसा कि सर ने बताया कि जो हम लोग रेडियो पे जो खाना खाते हैं उसमें जो तेल इस्तेमाल होता है उसमें ब्लीच से अधिकतर लोग, कुछ सब ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सस्ते में खरीद के ब्लीच लगा के उसको सर्व करते हैं, और वो कितना खतरनाक आपकी सेहत के लिए होता है आप तो जानते ही हो। और अक्सर बोलते भी है कि भाई तेल को तो ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत सारे आई थिंक कंपाउंड पैदा हो जाते हैं जो कि आपको मतलब आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, आपके हार्ट को इतनी गंदी बीमारी हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। और खास करके जो बीसीसीआई जो आपने किया था जो ये पहली बार खुलासा किया मैंने सर। पहली बार खुलासा जो किया आपने इरफान पठान के साथ में किया है ना, बेचारा विकेट नहीं ले पाया, लेकिन बड़ी अच्छी स्टोरी थी। और काफ़ी ऐसा मतलब हम जो खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं ना, आपको लगता है कि बड़े अच्छे है, सेलिब्रिटी है, ये सब मिलता है वो मिलता है, लेकिन भाई खाना नहीं खाता है एक बॉलर, भूखा रह के बॉलिंग करता है, ये किसी को नहीं पता है। नहीं सर। बताइए, क्योंकि भाई आपके शरीर में ताकत चाहिए, देश पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, नजर गड़ाए बैठा है, तो भूखा भी रहना पड़ जाता है, ये भी एक है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सर से और क्या जानना चाहते हैं, कौन सी बात आपकी अच्छी लगी है वो भी आप जान सकते हैं। कोई रेसिपी अगर आप जानना चाहते हो यूनिक वाली, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, सर उसको पढ़ेंगे, हो सकता है कि आगे और हम पॉडकास्ट करें और रिवर्ट हो जाए। सो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।